वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। स्टार्ट करें बेटा हम लोग। चलिए बेटा, आज बच्चों हम तो पूरी जो 1 मंथ की रिवीजन बैच है उसका लास्ट चैप्टर यहां स्टार्ट करे जा रहे हैं और लास्ट चैप्टर बनता है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। बच्चों जब हम बात करते हैं डिसोल्यूशन की, क्योंकि ये चैप्टर इंस्टीट्यूट ने आपके सिलेबस में नया ऐड किया और नया चैप्टर ऐड करने के कारण यहां से इंस्टीट्यूट अच्छा क्वेश्चन निकाल के दे सकता है। चैप्टर भी बड़ा है, अच्छा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। जिस तरह से आप लोग 11-12 के अंदर डिसोल्यूशन पढ़ते हैं उससे एक स्टेप आगे हम लोगों को पेसमेल डिस्ट्रीब्यूशन और गॉर्डनर वर्सेस मैरी रूल की भी बात यहां पर करनी होगी। तो यहां से जब इंस्टीट्यूट क्वेश्चन अगर निकालेगा इस चैप्टर से तो तकरीबन 10 नंबर 12 नंबर तक का क्वेश्चन इंस्टीट्यूट इजीली डिजाइन कर सकता है। चलिए जी हम स्टार्ट करते हैं। आज हम बात करने जा रहे हैं डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। बच्चों आप लोगों ने लॉ में तो होगा कि सब डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप और डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म दोनों में डिफरेंस है। हम लॉ की टेक्निकल डेप्थ में नहीं जा रहे, हम अकाउंटिंग एस्पेक्ट से बात कर रहे हैं। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप अगर हम बोलते हैं तो इसे केस में पार्टनरशिप फॉर्म का बिजनेस कैरी ऑन में कंटिन्यू है। जब वो 2 पार्टनर 3 पार्टनर उनकी पार्टनरशिप में किसी प्रकार का चेंज हुआ, जैसे कि किसी नए पार्टनर का एडमिशन हुआ या किसी पार्टनर का रिटायरमेंट हुआ या किसी पार्टनर की डेथ हुई, तो ऐसे केस में हम बात करते हैं डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। लेकिन आज हम बात करने जा रहे हैं डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। तो जब बच्चों बात करेंगे डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म की, इसका मतलब पार्टनरशिप फॉर्म के बिजनेस को हम वाइंड अप करने जा रहे हैं। बिजनेस को वाइंड अप करने का कारण क्या हो सकता है? बहुत सारे कारण हो सकते हैं। जैसे सपोज करें 3 पार्टनर है, पार्टनर एबीसी। अब तीनों पार्टनर को लगता है कि सब इस बिजनेस का इतना भविष्य नहीं है, तो ऐसे केस में बिजनेस को बेचना है। और बिजनेस को बेचना मतलब बिजनेस की सारी एसेट को बेचना है, एक्स लायबिलिटी को पे करना और कैपिटल के पार्टनर लोगों की जितने भी पेमेंट है वो सेटल डाउन करना है। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि कोर्ट भी पार्टनरशिप फॉर्म के बिजनेस को इलीगल बिजनेस डिक्लेयर कर दे, तो ऐसे केस में कंपल्सरली आपको डिसोल्यूशन करना पड़ जाएगा। कभी ऐसा भी हो सकता है कि जो 3 पार्टनर है 3 में से 2 की डेथ हो गई। ऐसी बहुत सारी परिस्थितियां बन सकती है जहां पर कि हम पार्टनरशिप फॉर्म का डिसोल्यूशन कर रहे हैं। इसका मतलब बिजनेस को ही वाइंड अप कर रहे हैं। अब ऐसी स्थिति में आप लोगों को रियलाइजेशन अकाउंट बनाना पड़ेगा, जबकि अभी तक हम कौन सा अकाउंट बनाते हैं बेटा? यवल धवल रिवैल्यूएशन, क्योंकि वहां बिजनेस तो एग्जिस्टेंस में रहता था, लेकिन यह बिजनेस ही खत्म हो रहा है, मतलब बिजनेस ही गोइंग कंसर्न अजम्पशन पर खत्म होने जा रहा है। तो ऐसे केस में हम लोग क्या बनाते हैं? रियलाइजेशन अकाउंट। इसके नाम से क्लियर है, यश रियलाइजेशन मैंने वसूली खाता। यहां बिजनेस के अंदर जो भी असेट लायबिलिटी है उससे रियलाइजेशन करने जा रहे हैं। ये बाइंडिंग अप करने जा रहे हैं, ये सेटल डाउन करने जा रहे हैं। तो यहां पर पूरी बुक्स ऑफ अकाउंट को हमें क्लोज करना पड़ेगा। देखिए कैसे वर्किंग करेंगे, इस बात को बहुत ध्यान से समझिए। जब हम डिसोल्यूशन की बात करते हैं मतलब पार्टनरशिप फॉर्म के बिजनेस को बंद कर रहे हैं, तो आपके सामने किसी भी बिजनेस की पहचान होती है उसकी बैलेंस शीट, ट्रेडिंग पीएनएल नहीं। अपन बिजनेस बंद करने की बात कर रहे हैं, ट्रेडिंग पीएनएल नहीं बेटा, क्योंकि ट्रेडिंग पीएनएल से तो जीपीएनपी निकाल के उसको हम आगे बढ़ा सकते हैं। ट्रेडिंग पीएनएल का महत्व खत्म हो जाता है और जो नेट प्रॉफिट आया वो हम कैपिटल में जोड़ देते हैं। आज जब किसी बिजनेस को बंद करने की बात करेंगे तो ऐसे केस में उस बिजनेस की बैलेंस शीट को उठाना पड़ेगा और बैलेंस शीट के अंदर उसकी जितनी भी तमाम एसेट है, जितना उसके पास कैश या बैंक बैलेंस है और जितनी भी एक्सटर्नल और इंटरनल लायबिलिटी है उन सभी पर हमें ध्यान देना पड़ेगा। तो सबसे पहली बात उस बिजनेस की बैलेंस शीट उठाएंगे। अब उस बिजनेस की बैलेंस शीट उठा के हमें बिजनेस के डिसोल्यूशन की प्रोसेस के अंदर क्या क्या काम करना है वो देखिए। सबसे पहला और एक इंपॉर्टेंट अकाउंट हम बनाने जाएंगे जिसका नाम होगा रियलाइजेशन अकाउंट। हिंदी में बोलेंगे बेटा वसूली खाता। यह अपने आप में नॉमिनल अकाउंट है।
हमारे बिजनेस की जो बैलेंस शीट है उसके अंदर जितनी भी असेट और लायबिलिटी है, सारी असेट से हमें रियलाइजेशन करना है, लायबिलिटी को पे ऑफ करना है, और बिजनेस के रियलाइजेशन में जितना भी प्रॉफिट या लॉस निकल के आना है कि भाई बिजनेस के समापन पर कितने प्रकार का कितना हमारा प्रॉफिट या लॉस है, वो इस रियलाइजेशन अकाउंट से निकलेगा। तो सबसे पहली बात, बेसिक बातों को बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा बेटा। आपके सामने बैलेंस शीट है, आपको पहला अकाउंट बनाना है रियलाइजेशन अकाउंट। रियलाइजेशन अकाउंट के साथ साथ आपको बनाना पड़ जाएगा कैश या बैंक अकाउंट। कैश या बैंक अकाउंट के बाद आपको बनाना पड़ जाएगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और अगर मान लीजिए पार्टनर लोगों का लोन भी तो पार्टनर लोन अकाउंट, पार्टनर का करंट अकाउंट है तो पार्टनर करंट अकाउंट। चलिए अब प्रोसेस किस तरह से स्टार्ट करेंगे, ध्यान दीजिए। आपके सामने बिजनेस की बैलेंस शीट दी हुई है। चलो बैलेंस शीट के असेट साइड पे जाते हैं। अब बैलेंस शीट के असेट साइड में तमाम प्रकार की असेट होगी। बैलेंस शीट के असेट साइड में देखो तमाम प्रकार की असेट होगी। उन तमाम असेट में कैश और बैंक भी होगा। तो कैश और बैंक को तो छोड़ दो, क्योंकि कैश और बैंक तो ऑलरेडी हमारे पास रियलाइज्ड है। कैश और बैंक को छोड़कर बाकी जितनी भी असेट है वो सारी असेट में लेके जाऊंगा रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट में। एंट्री क्या बनेगी बेटा, वो ध्यान से सुनना। मेरे सामने बैलेंस शीट है, बैलेंस शीट के असेट साइड में तमाम असेट है। कैश और बैंक को छोड़ दिया मैंने। क्यों छोड़ दिया भाई, कैश और बैंक को इसलिए छोड़ दिया क्योंकि वो तो ऑलरेडी रियलाइज्ड है। मैं कैश बैंक अकाउंट बनाऊंगा, वो कैश और बैंक के ओपनिंग बैलेंस के तौर पर हम उसको लिख देंगे। तो बैलेंस शीट के असेट साइड में जितने भी असेट है वो सारी असेट सबसे पहले लेके जाएंगे हम रियलाइजेशन अकाउंट। एंट्री क्या बनेगी वो देखिए। जितने भी तमाम असेट है उनके डेबिट बैलेंस से उन सभी असेट के अकाउंट को बंद करना है, क्लोज करना है, तो उनको क्रेडिट करना पड़ेगा। तो मेरी एंट्री बन जाएगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू प्लांटेड मशीन, टू प्लांटेड मशीन, फर्नीचर फिक्चर टू फर्नीचर फिक्चर, लेने बिल्डिंग टू लेने बिल्डिंग, डेटर तो टू डेटर, बिल्स रिसीवेबल, पेटेंट है पेटेंट, टू पेटेंट, कॉपीराइट है कॉपीराइट। तो एंट्री क्या बन जाएगी बेटा, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू ऑल असेट। एक तरह से मैंने जितनी भी असेट थी उन सब के डेबिट बैलेंसेस से उनको क्या कर दिया, क्रेडिट, और रियलाइजेशन अकाउंट के हवाले कर दिया। अब ये जो एंट्री करेंगे ऑलवेज करेंगे आप बुक वैल्यू पर। बुक वैल्यू में बैलेंस शीट के अंदर जो वैल्यू थी उस वैल्यू पर। क्लियर बेटा बच्चों? हाँ जी। अभी मैंने कौन कौन सी असेट छोड़ दी, कैश और बैंक को छोड़ दिया। चलो अब मैं आता हूं लाइबिलिटी साइड। सुनना ये बल लाइबिलिटी साइड। तो लाइबिलिटी साइड के अंदर तमाम प्रकार की लाइबिलिटीज होगी। उसमें बोलिए जी एक्सटर्नल लाइबिलिटी भी होगी। हम जितनी भी तमाम एक्सटर्नल लाइबिलिटी है उन लाइबिलिटी को भी रियलाइजेशन अकाउंट के हवाले करेंगे। मैं इंटरनल लाइबिलिटी की बात नहीं करूं बेटा, मैं किसकी बात करूं, एक्सटर्नल लाइबिलिटी। एक्सटर्नल लाइबिलिटी का मतलब आप जानते बेटा, वो लाइबिलिटी जो हमें बिजनेस के मालिक के अलावा एक्सटर्नल पार्टीज को देनी है जो कि मालिक नहीं है, ऑनर नहीं है। जैसे क्रेडिटर हो सकता है, जैसे बिल्स पेबल हो सकता है, जैसे बैंक लोन हो सकता है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हो सकता है। इस तरह की तमाम एक्सटर्नल लाइबिलिटीज होगी। देखो उसका क्या काम करेंगे, जितनी भी एक्सटर्नल लाइबिलिटी है उन सभी एक्सटर्नल लाइबिलिटी को लेके आएंगे रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट में। एंट्री बनाने की कोशिश करते। अब बताओ बेटा, एक्सटर्नल लाइबिलिटी का हमेशा बैलेंस होता है क्रेडिट, खत्म करने के लिए हम उनको कर रहे हैं डेबिट। तो सारी एक्सटर्नल लाइबिलिटी डेबिट टू रियलाइजेशन। तो आप देखिए रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट में हमने लिखा बाय सन्ड्रीज लाइबिलिटी, जैसे कि बाय बिल्स पेबल हो सकता है, बाय क्रेडिटर हो सकता है, बाय बैंक लोन हो सकता है। और ये भी कौन से वैल्यू पे लेके आएंगे बेटा, बुक वैल्यू। बुक वैल्यू मतलब बैलेंस शीट के अंदर जो वैल्यू है। चलो अभी आपके सामने बैलेंस शीट है। असेट में से सारी असेट लेके आ गए, टेंजिबल इंटेंजिबल सभी प्रकार की असेट। लाइबिलिटी में से सारी एक्सटर्नल लाइबिलिटी लेके आ गए। वापस बैलेंस शीट पे आओ। आपका काम है सीधा पुरानी बैलेंस शीट को खत्म कर देना है, सारी असेट लाइबिलिटी को डिस्पोज ऑफ कर देना, बेच देना, समापन कर देना। चलो वापस आ जाओ असेट साइड में। अब असेट साइड में हमारे पास कौन सा बैलेंस बचा, कैश और बैंक। ये बनाएंगे हम कैश एंड बैंक अकाउंट।
और ये कैश एंड बैंक हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल है, रियलाइज्ड इन कैश है, तो कैश एंड बैंक अकाउंट के डेबिट में आ जाएगा ओपनिंग बैलेंस। बराबर बेटा? चलो ठीक, इसके बाद आप आ जाइए लाइबिलिटी साइड में। बोलो जी, लाइबिलिटी साइड में सारी एक्सटर्नल लाइबिलिटी लेके आ गए हम। अब लाइबिलिटी साइड के अंदर इंटरनल लाइबिलिटी बची हो सकती है, जैसे पार्टनर के कैपिटल अकाउंट। तो पार्टनर के कैपिटल अकाउंट, इनके कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में ओपनिंग बैलेंसेस, करंट अकाउंट है तो करंट अकाउंट के बैलेंसेस। बराबर बेटा? चलो और सुनो, बैलेंस शीट के लाइबिलिटी के अंदर इंटरनल लाइबिलिटी के रूप में और भी आपके सामने हो सकता है ओल्ड प्रॉफिट ओल्ड प्रॉफिट, ओल्ड रिजर्व, जनरल रिजर्व, रेवेन्यू रिजर्व, अनडिस्ट्रीब्यूटेड रिजर्व। तो जितने भी हमारे पास ओल्ड प्रॉफिट पड़े हुए हैं, ओल्ड रिजर्व पड़े हैं, उन सभी पर अधिकार किनका बनता है? पार्टनर लोगों का। उसको भी मेरे को बांटना पड़ेगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। एंट्री क्या बन जाएगी वो देखिए। जनरल रिजर्व का क्रेडिट बैलेंस है तो उसको करना पड़ जाएगा डेबिट, रेवेन्यू रिजर्व तो रेवेन्यू रिजर्व डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में सरप्लस है तो उसको भी डेबिट कर दिया, जनरल रिजर्व डेबिट, रेवेन्यू रिजर्व डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ऐसा करके पार्टनर की कैपिटल बढ़ गई। यही एक बात और ध्यान रखना बेटा, कई बार आपको दे दिया जाएगा वर्कमैन कॉम्पेंसेशन फंड। तो वर्कमैन कॉम्पेंसेशन फंड ये इंटरनल लायबिलिटी है, इस पर अधिकार किसका? बिजनेस के मालिक लोगों का है। कभी कभी ऐसा भी दे देगा वर्कमैन कॉम्पेंसेशन फंड 10,000 का है और किसी वर्कर ने हमारे अगेंस्ट क्लेम फाइल किया हुआ है 2,000 रुपए उसमें हमें देने का एक्सपेक्टेशन है। तो अब आप बताओ 10,000 का वर्कमैन कॉम्पेंसेशन फंड हमने बना के रखा था, इस पर्पज से बना के रखा था कि भविष्य में किसी प्रकार का एक्सीडेंट होगा तो कॉम्पेंसेशन फंड में को हम यूज कर लेंगे। अब उसके आगे 10,000 का फंड है, 2,000 की लाइबिलिटी, तो 2,000 की लाइबिलिटी काट के 8,000 का भी वर्कमैन कॉम्पेंसेशन फंड हमारे पास फ्री पड़ा है। और चूंकि अब तो बिजनेस ही बंद करने जा रहे हैं तो इसलिए भविष्य में कोई और एक्सीडेंटल या कॉन्टिजेंसी अराइज होने की संभावना ही नहीं। तो जितना हमारे पास वर्कमैन कॉम्पेंसेशन फंड पड़ा हुआ है, फ्री रिजर्व पड़े हुए हैं, जनरल रिजर्व पड़ा है, रेवेन्यू रिजर्व पड़ा है, वो भी बांटना पड़ेगा हमें किसके बीच में? ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो। चलिए बैलेंस शीट के असेट साइड में अंतिम पॉइंट हो सकता है अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉसेस। याद है बेटा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट अगर बैलेंस शीट की असेट साइड में है मतलब वो क्या है बेटा? अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉसेस। वो अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉसेस भी किसके बीच में बांट देंगे? पार्टनर्स। चलो यहां तक का वर्क मैं रिपीट कर रहा हूं, 2 मिनट अब ध्यान से सुनना बेटा। सब बच्चों को बहुत ध्यान से सुनना बेटा, ऑनलाइन वाले बच्चे भी ध्यान से सुने बेटा। हृदय, राज रघुवंशी, स्टॉक मार्केट इन्वेस्टर, चलो ध्यान से सुनो बेटा। आपके सामने पुरानी बैलेंस शीट होगी, हमें पुरानी बैलेंस शीट को तहस नहस करना है। चलो वापस आ जाओ असेट साइड, सारी असेट उठा के कहां ले जाएंगे? रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट में बुक वैल्यू पर। कैश और बैंक को छोड़कर, कैश और बैंक का क्या करेंगे? कैश और बैंक अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस। चलो असेट साइड में वो क्या हो सकता है? मान लीजिए प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट हो सकता है असेट साइड में, और वो क्या शो करेगा? अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, सॉरी लॉस। उसको भी बांट दीजिए पार्टनर कैपिटल अकाउंट में। लाइबिलिटी साइड में आ जाइए, लाइबिलिटी साइड के अंदर आपके पास एक्सटर्नल लाइबिलिटी होगी, जितनी भी एक्सटर्नल लाइबिलिटी उसको लेके आ जाइए रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट में। नो लाइबिलिटी साइड के अंदर आपके पास पार्टनर कैपिटल हो सकती है, कैपिटल है तो कैपिटल भी कहा जाएगा पार्टनर कैपिटल अकाउंट, करंट अकाउंट के बैलेंसेस तो करंट अकाउंट। नाउ बैलेंस शीट के अंदर आपके पास अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट पड़े हो सकते हैं, जैसे कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस, जनरल रिजर्व, रेवेन्यू रिजर्व, वर्कमैन कॉम्पेंसेशन फंड। ये इस तरह की इंटरनल लायबिलिटी हो सकती है, इंटरनल रिजर्व हो सकते हैं। इस पर अधिकार पार्टनर लोगों का डायरेक्ट पार्टनर कैपिटल अकाउंट में बांट देंगे हम उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। ये तो पार्टनर के प्रॉफिट थे। चलो यहां तक सब बच्चों को क्लियर? अब सुनना बच्चों, हमने बैलेंस शीट को पूरी तरह से खत्म कर दिया। अब हम बेचने जाएंगे सारी असेट और सारी लायबिलिटी का पेमेंट करेंगे। वो जो सारी असेट आपने लिखी है
रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट में। इनको बेचेंगे, बेचेंगे तो लिखेंगे क्रेडिट में, बाय बैंक या बाय कैश। तो यहां जो वैल्यू लिखेंगे वो कौन सी वैल्यू लिखेंगे? रियलाइज्ड वैल्यू, यानी कि सेल वैल्यू। जैसे आपको क्वेश्चन में दिया जाएगा कि साहब फिक्स एसेट से इतना अमाउंट है, डेटर से इतना है, बीआर से इतना है, वो सारी एसेट की डिटेल लिखते जाएंगे, टोटल आउटर कॉलम। एसेट आपने डेबिट में लिखा था, बेचा हमने क्रेडिट में, तो इसका एक इफेक्ट और जाएगा, बताइए अमाउंट एक जगह और जाएगा बच्चों। यश बताओ कहां? यहां क्रेडिट में, तो बैंक अकाउंट के डेबिट में बैंक का बैलेंस बढ़ जाएगा भाई। तो एंट्री क्या बन जाएगी? देखो, बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। बराबर? चलो यहीं पर ध्यान दीजिएगा, हो सकता कुछ ऐसी असेट हो सकता है बेटा कुछ ऐसी असेट हो। तो देखो, हमने असेट को बेचा, ये हमने क्रेडिट में लिखा बेटा। अब ध्यान दीजिएगा, कुछ ऐसी असेट हो सकती है जैसे मान लीजिए फर्नीचर है, अपने पार्टनर उस फर्नीचर को ले जाना चाहता है, भाई मार्केट में फर्नीचर बेच रहे 10,000 में, पार्टनर बोलेगा बोले साहब बेचने के बजाय मैं ले जा रहा हूं ना भाई, मेरे को पार्टनर ले जा रहा है, तो इसी केस में लिखना पड़ेगा हमें बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कौन सी वैल्यू पर? ये लेना पड़ेगा रियलाइजेबल वैल्यू पर। बराबर बच्चों? ऐसा भी हो सकता है कि कुछ अनरिकॉर्डेड एसेट हो, यानी बैलेंस शीट के अंदर एसेट थी नहीं लेकिन उसको हमने बेचा। कैसे हो सकता है? जैसे अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट हो सकते हैं, और भी अनरिकॉर्डेड एसेट हो सकती है। अगर आपने उनको बेचा है तो डायरेक्ट उनके बेचने की एंट्री शो करिए, वो हम लोगों के लिए एक तरह से प्रॉफिट है, तो डायरेक्ट आप बेचने की एंट्री शो करिए। डायरेक्ट बेचने की एंट्री कहां लिखेंगे? बाय बैंक के अंदर। बराबर बता, यानी एसेट बेची या पार्टनर लेके गया, तो रियलाइजेबल वैल्यू पर हम उसको कहां लिखेंगे? रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट में, बाय कैश या बाय बैंक। तो इसका एक इफेक्ट कहां चला जाएगा? कैश या बैंक में। यहां पर भी एक इफेक्ट कहां चला जाएगा? पार्टनर कैपिटल अकाउंट के डेबिट में, उससे कैपिटल हो जाएगी कम। चल बेटा, अब मैं बात करने जा रहा हूं लाइबिलिटीज की। सपोज करें यहां पे सेंट्री लाइबिलिटीज, तो इन लाइबिलिटी का पेमेंट करना पड़ेगा, और जब इन लाइबिलिटी का पेमेंट करने जाओ तो पेमेंट करेंगे तो हम पेमेंट डेबिट में करेंगे। डेबिट में लिखेंगे बेटा टू कैश या बैंक। एंट्री बनेगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश या रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक। और ये एंट्री भी किस पे लिखना हमें? रियलाइजेबल वैल्यू पर। जैसे क्रेडिटर 10,000 के थे, हमने 9,500 में सेटल कर दिए। अगर मान लो हमने लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी को सेटल डाउन करा, तो जिस वैल्यू पे सेटल डाउन करा वो कहां लिखेंगे? हम रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट में। कृष्णा ध्यान। अच्छा, इसी तरह से कई बार ऐसी भी सिचुएशन आएगी कि कुछ लाइबिलिटी को पार्टनर लेके चला जाए। कृष्णा अलर्ट। कुछ लाइबिलिटी को पार्टनर टेक ओवर कर ले। अगर किसी लाइबिलिटी को पार्टनर टेक ओवर कर लेगा तो हम लिखेंगे रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट में टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और कौन सी वैल्यू पर? रियलाइजेबल वैल्यू। हमेशा कब होगा? जबकि किसी पार्टनर का कहना होगा भैया इस लाइबिलिटी का पेमेंट मैं कर देता हूं, तो रियलाइजेशन के डेबिट में, कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में। कैपिटल के क्रेडिट में लिखने से पार्टनर की कैपिटल बढ़ जाती। हाँ जी बच्चों, यहां आपने कैश या बैंक लिखा था तो उसका पैरेलल एक इफेक्ट और देंगे। कहां पर बेटा? बैंक अकाउंट। बैंक का बैलेंस क्या हो जाएगा? कम। बराबर बेटा? चलिए, तो अगेन
एक और इंपॉर्टेंट बात, कुछ अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी हो सकती है। अब अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी हम किसको बोलेंगे? ऐसी लायबिलिटी अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी, ऐसी लायबिलिटी जिसको आपने बुक में रिकॉर्ड नहीं करा था, लेकिन अब आपको उसको पे करना पड़ रहा है, और अब उसको पे अनिकेत उस लायबिलिटी को पे करना पड़ रहा है, तो डायरेक्ट आप रियलाइजेशन कौन सा उसका सिर्फ पेमेंट दिखाओगे, वो पेमेंट दिखाओगे तो यहां लिखेंगे टू कैश या बैंक। बोल रहे हैं तक सब बच्चों को क्लियर? चलिए बच्चों अब ध्यान से सुनना बेटा, कुछ और इंपॉर्टेंट बात। सारी एसेट बेच चुके हैं, सारी लायबिलिटी का पेमेंट कर चुके हैं, लेकिन रियलाइजेशन की इस प्रोसेस में आपके कुछ एक्सपेंसेस भी हो सकते हैं, और रियलाइजेशन की इस प्रोसेस में अगर आपके एक्सपेंसेस हुए हैं, 2 मिनट बेटा, रियलाइजेशन की इस प्रोसेस में अगर आपके एक्सपेंसेस हुए हैं तो बेटा रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक हम लोगों को लिखना पड़ेगा। तय बात है, इतनी सारी एसेट को बेचेंगे, लायबिलिटी को पे करेंगे तो हम लोगों को एक्सपेंसेस करना पड़ जाएगा टू कैश या टू बैंक। यहां डेबिट में तो कैश या बैंक के क्रेडिट में। परफेक्ट बच्चों? चलिए ठीक, इसके बाद बच्चों इस पूरी तमाम प्रोसेस के अंदर जब आप रियलाइजेशन अकाउंट को बंद करने जाएंगे ना, तो एक अंतिम बात ये रहेगी कि सब कुछ ऐसी असेट हो सकती है जो आपने रियलाइजेशन के डेबिट में लिखा था, लेकिन उसका पेमेंट कितना हुआ ये क्वेश्चन में न दिया जाए। क्या मानोगे? यस कृष्णा, कुछ असेट आपने रियलाइजेशन के डेबिट में लिखी, लेकिन उनको कितने में बेचा, कितना कलेक्शन हुआ, ऐसा कुछ नहीं दिया, तो ऐसे केस में हम मान के चलेंगे कि उनसे रियलाइजेशन नहीं हुआ। तो जनरली ऐसा किस केस में होगा? इंटेंजिबल असेट के केस में। पेटेंट कॉपीराइट उनको बेचने से कुछ नहीं मिला, या कभी कभी ऐसा उस केस में भी होगा जहां पर कि डेफर्ड रेवेन्यू नेचर के एक्सपेंसेस से आप रियलाइजेशन के डेबिट में लेके आ गए तो उनको बेचने से कुछ नहीं मिला। तो अगर असेट के लिए कुछ ना बोले ना, तो ऐसे केस में आपको ये मानना है कि सब उस असेट की रियलाइजेबल वैल्यू 0। लेकिन उसके अपोजिट एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, जितनी भी लायबिलिटी है सारी लायबिलिटी यहां जो लिखी थी उसका पेमेंट हो जाना चाहिए। अगर एक आधी लायबिलिटी की इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में नहीं दिए तो जनरली हम ये मान के चलेंगे कि लायबिलिटी जितनी वैल्यू पर लिखी है उतने पर ही उसका पेमेंट किया, पेमेंट दिखाओ। एक मिनट बेटा, और ये पूरी प्रोसेस करने के बाद जब आप रियलाइजेशन को बनाओगे तो रियलाइजेशन हमारा क्लोज होगा, और रियलाइजेशन क्लोज होगा तो क्रेडिट साइड ज्यादा होगा तो हमारे पास प्रॉफिट आएगा। ये प्रॉफिट भी किसके बीच में बटेगा? सभी पार्टनर्स के बीच में। और अगर डेबिट साइड एक्सेस है तो हम लोगों के लिए लॉस है, ये रियलाइजेशन पे लॉस हुआ, और रियलाइजेशन के लॉस को भी किसके बीच में बांटना पड़ेगा? पार्टनर के बीच में। रियलाइजेशन अकाउंट आप क्लोज कर लेते हैं, देन आपके सामने कैश और बैंक अकाउंट है, पार्टनर कैपिटल अकाउंट है। अब इस प्रोसेस के अंदर आप लोग क्या काम करेंगे? सबसे पहले आप चेक करिए पार्टनर का लोन अकाउंट है क्या। अगर किसी पार्टनर का लोन है तो पहले लोन का पेमेंट करिए, और लोन का पेमेंट करेंगे तो एंट्री हमारे सामने क्या बन जाएगी? पार्टनर लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक। लोन अकाउंट के डेबिट में कैश और बैंक के क्रेडिट में। नाउ करंट अकाउंट के बैलेंसेस उठा के आप कैपिटल में डालिए, और आखिरी में जब कैपिटल का पेमेंट करेंगे तो आपके सामने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात होगी, कैपिटल अकाउंट का जब आप पेमेंट करेंगे तो डायरेक्ट बैंक से पेमेंट कर देंगे। लास्ट में आप देखेंगे आपका बैंक अकाउंट ऑटोमेटिकली टैलीड होगा, ये कैश या बैंक ऑटोमेटिकली टैलीड होगा। और कैश या बैंक टैलीड है इसका मतलब आपने क्वेश्चन प्रॉपर तरीके से किया। तो बच्चों रियलाइजेशन का ये बेसिक लेवल, ये मैंने आपको बेसिक लेवल का कंटेंट बताया। अब इसके अंदर मैं टेक्निकल बातें अब ऐड करते जाऊंगा, लेकिन बेसिक लेवल का क्वेश्चन आया तो बहुत इजीली आप लोग कर सकते हैं। एक बेसिक लेवल का एक एग्जांपल मैं आपके सामने रखता हूं, फिर उसके बाद टेक्निकल क्वेश्चन पे जाएंगे जहां पर कि इंसॉल्वेंसी की बात करेंगे, ऑल पार्टनर इंसॉल्वेंसी, इस तरह की बात करेंगे। बच्चों आप निकालिए बेटा स्टडी मटेरियल का इलस्ट्रेशन नंबर 1। एक बार रीड करें बेटा इस इलस्ट्रेशन को, बड़ा ध्यान दीजिए। XYZ आर पार्टनर इन XYZ इन कंपनी। देखिए 3 पार्टनर है XYZ। आपके सामने बच्चों प्रॉफिट शेयरिंग रेशो दिया है, आपके सामने बैलेंस शीट है।
नोट, इसके बाद तीनों पार्टनर की कैपिटल दी हुई है। अब देखो क्वेश्चन कैसे स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले रियलाइजेशन अकाउंट का फॉर्मेट बना लीजिए बेटा, ध्यान दीजिए बच्चों। रियलाइजेशन अकाउंट का फॉर्मेट मैंने बनाया, पार्टनर कैपिटल अकाउंट, तो कैपिटल अकाउंट का भी फॉर्मेट बना लेते हैं हम, और केशव बैंक। चलो अब स्टार्ट कैसे करेंगे, देखो ध्यान से, बोर्ड पे देखना बेटा, कृष्णा पूरी टीम फटाफट बोर्ड पे देखो, ऑनलाइन वाले बच्चों बोर्ड पे देखो। चलो सबसे पहले हम असेट साइड को फिनिश करते हैं। हमारे सामने असेट है, फिक्स असेट है, स्टॉक इन ट्रेड है, डेटर है। ये तीनों असेट, इनकी बुक वैल्यू है, बुक वैल्यू पे लेके जाएंगे रियलाइजेशन अकाउंट। तो ये जाएगा बेटा रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट में टू फिक्स असेट, स्टॉक इन डेटर्स। चलिए अब आगे बढ़िए, कैश इन हैंड है, बोलो जी कैश इन हैंड को कहां लेके जाएंगे हम, कैश अकाउंट के डेबिट में। कैश इन हैंड कैश अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस है, बराबर बच्चों। चलो ठीक, इसके बाद हमारे पास क्रेडिटर है, क्रेडिटर एक्सटर्नल लायबिलिटी है, इसको लेके जाइए रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट में। ये बच्चों, चलिए नेक्स्ट पॉइंट, जनरल रिजर्व और तीनों पार्टनर का कैपिटल। कैपिटल है तो कैपिटल को लेके जाइए तीनों पार्टनर के कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में। अब जनरल रिजर्व दिया हुआ था तो रिजर्व को बांट देंगे हम, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। अब देखो सबसे पहली स्टेप में बैलेंस शीट पूरी तरह से फिनिश, यस। नो रियलाइजेशन करने जा रहे हैं हम, रियलाइजेशन करने जा रहे हैं तो जितनी भी असेट है इन सभी असेट को बेचना है। देखिए कैसे बेच रहे हैं, फिक्स असेट से 5,20,000 आते हैं, बुक डेट से 4,40,000 रुपए आते हैं। तो आपको फिक्स एसेट को 5,20,000 में बेचा, डेट को 4,40,000 में बेचा, टोटल कर लीजिए कितना हो जाएगा बेटा, 9,60,000। 9,60,000 हो जाएगा। रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट में लिख देंगे हम बाय बैंक, बराबर बेटा। वो तो ऑलरेडी आ चुकी ना बच्चों, है ना। अब इनको बेचेंगे तो क्रेडिट में बेचेंगे, क्रेडिट में बेचेंगे तो क्या लिखेंगे, बाय बैंक या कैश। यहां क्रेडिट में तो एक इफेक्ट और कैश और बैंक अकाउंट के डेबिट में, परफेक्ट। चलिए आगे बढ़ते बच्चों। अब आपके पास इंफॉर्मेशन है, स्टॉक वैल्यू 2,50,000 टेकन ओवर बाय वाई। वाई ने स्टॉक ले लिया बेटा 2,50,000 में। अगर वाई ने स्टॉक ले लिया रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट में बाय वाई, अब इसका एक इफेक्ट और देना, यहां क्रेडिट में लिखा, वाई कैपिटल अकाउंट के डेबिट में। चलिए क्रेडिटर्स अलोड 5% डिस्काउंट, क्रेडिटर ने 5% डिस्काउंट दिया, तो आप चेक करो बेटा क्रेडिटर आपके 3,90,000 के 5% मतलब 16,000 रुपए माइनस कर दिए, मतलब 3,04,000 का पेमेंट करा, 3,04,000 का पेमेंट करा। तो आप देखिए हम लिखेंगे रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट में टू कैश। बच्चों अब इसका एक इफेक्ट हो जाएगा, कैश अकाउंट के क्रेडिट में बाय रियलाइजेशन। चलिए क्वेश्चन में आपको रियलाइजेशन एक्सपेंसेस भी दिए, बताओ बेटा कहां जाना चाहिए, रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट में टू कैश, सॉरी ये क्रेडिटर को पेमेंट करा था और ये हमने एक्सपेंसेस किए, रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट में टू कैश। एक इफेक्ट कहां देना पड़ेगा, कैश अकाउंट के क्रेडिट में, बराबर बच्चों। क्या तक से बच्चों को क्लियर। चलो अब रियलाइजेशन अकाउंट को क्लोज करने के लिए ये चेक करो क्या सारी असेट रियलाइज हो चुकी है, हो चुकी है। क्या सारी लायबिलिटी पे हो चुकी है, यस। अगर कोई असेट से रियलाइजेशन बाकी है, क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन नहीं है, तो हम मान के चलेंगे कि सब उसकी रियलाइजेबल वैल्यू 0 रही। अच्छा किसी लायबिलिटी का हमने पेमेंट
की इंफॉर्मेशन नहीं दी है, तो ऐसे केस में मान के चलेंगे उसका पेमेंट हमने कौन से वैल्यू पे किया, बुक वैल्यू। बस बैलेंस निकाल लीजिए बेटा। इसका बैलेंस हमने निकाला तो हमारे पास आया रियलाइजेशन लॉस। डेबिट साइड ज्यादा है, क्रेडिट में आएगा लॉस, तो उसका नाम देंगे हम रियलाइजेशन लॉस। अच्छा, लॉस किसके बीच में बटेगा, तीनों पार्टनर। बराबर बेटा। चलो रियलाइजेशन अकाउंट पूरी तरह से क्लोज। नाउ अब हम देखेंगे पार्टनर, किसी पार्टनर का लोन है तो पहले लोन का पेमेंट करिए। इस क्वेश्चन में किसी पार्टनर का लोन नहीं है बेटा। चलो अब कैपिटल का पेमेंट करिए। अब कैपिटल का जब पेमेंट करने जाएंगे तो ऐसे केस में तो लाइक 50,000, हाँ, तीनों के कैपिटल अकाउंट का बैलेंस निकालेंगे और जितना बैलेंस आएगा उतना ही आपके पास कैश इन हैंड होगा। या फिर कैश अकाउंट के क्रेडिट में, कैश अकाउंट के क्रेडिट में, कैश अकाउंट के क्रेडिट में, लास्ट में आपका कैश या बैंक अकाउंट टैली होना चाहिए। बोलिए बच्चों, रियलाइजेशन इजीली कर सकते हैं। ये तो बताओ, रियलाइजेशन का मैंने बेसिक क्वेश्चन आपके सामने रखा। रियलाइजेशन यानी डिसॉल्यूशन से रिलेटेड टेक्निकल कंसेप्ट आपके सामने डिस्कस करने जा रहा हूं। यह नहीं पड़ेगा बेटा। हाँ जी बच्चों, अब आप निकालिए बेटा स्टडी मटेरियल का इलस्ट्रेशन नंबर 2। करें बेटा स्टार्ट। चलो बेटा, स्टडी मटेरियल का इलस्ट्रेशन नंबर 2 ध्यान दीजिएगा। पी क्यू आर पार्टनर, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2:1। तीन पार्टनर में इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो मेंशन है। बैलेंस शीट आपके सामने है। तीनों पार्टनर की कैपिटल आपके पास है। तीनों पार्टनर का करंट अकाउंट है। करंट अकाउंट में एक पार्टनर के करंट अकाउंट का डेबिट बैलेंस है। देन बैलेंस शीट में जब भी आपके सामने क्वेश्चन में बैलेंस शीट आए तो आप देखिए किसी प्रकार का ओल्ड रिजर्व या प्रॉफिट या लॉस तो नहीं है। यस, क्वेश्चन में आगे इंफॉर्मेशन, ऑन 1 जुलाई 2022 पार्टनरशिप फॉर्म डिसॉल्व। 1 जुलाई 2022 को पार्टनरशिप फॉर्म डिसॉल्व हो रही है। मोटर व्हीकल वॉज टेकन ओवर बाय Q8, वैल्यू 500। क्यू ने मोटर व्हीकल को 500 रुपए में लिया, बट नो कैश स्पेसिफिकली इन दिस ट्रांजेक्शन। इस ट्रांजेक्शन के लिए उसने कोई पैसा लाके नहीं दिया। बाकी असेट से जो रियलाइजेशन हुआ वो देखो जी हमारे सामने है। ठीक, इसके बाद ट्रेड क्रेडिटर, ट्रेड क्रेडिटर को 11,700 हमने फुल पेमेंट में सेटल किया है। तो जितने भी ट्रेड क्रेडिटर को 11,700 हम दे रहे हैं। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 1,500। लोन ऑफ पी रीपेड, पी का लोन हमने रीपे किया। पी एंड क्यू इक्वली सॉल्वेंट, फुल्ली सॉल्वेंट, सॉरी। यहां बेटा क्वेश्चन में एक नया पॉइंट है, इसको ध्यान से देखना। देखिए जी, आपके पास इंफॉर्मेशन है पी एंड क्यू बोथ आर सॉल्वेंट, एबल टू ब्रिंग नेसेसरी कैश रिक्वायर्ड। दोनों सॉल्वेंट पार्टनर है नेसेसरी कैश लाने की स्थिति में। आर वॉज फोर्स्ड टू बैंक्रप्सी, आर इंसॉल्वेंट होने जा रहा है। इन वॉज ओनली एबल टू ब्रिंग 1/3 ऑफ अमाउंट ड्यू, और जितना अमाउंट हमें उससे लेना है उसका 1/3 ही ला पाएगा। अब बच्चों, ये कैसा क्वेश्चन है बेटा जहां पर कि एक पार्टनर इंसॉल्वेंट हो रहा है। अब इंसॉल्वेंसी के केस में क्वेश्चन किस तरह से करेंगे और क्या इसके अंदर यूनिक बात होगी वो थोड़ा ध्यान से देखना। देखो जी, रियलाइजेशन अकाउंट एज इट इज आपको बनाना है जैसा आप रूटीन प्रोसेस के अंदर बनाते आए।
बेसिक हमने सारी असेट को रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट के अंदर डाल दिया, एक्सटर्नल लायबिलिटी को रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट में डाल दिया। अच्छा, आपको डेटर दिए हुए थे तो आपने डेटर यहां पर लिखे, डेटर के साथ साथ प्रोविजन फॉर बैड डेट भी था, तो डेटर डेबिट में तो प्रोविजन फॉर बैड डेट कहां लिख देते हैं हम, क्रेडिट में। प्रोविजन को बेचने मत जाना बेटा, इसको बेचने से कुछ नहीं आना है, ये तो हमने प्रोविजन बना के रखा हुआ था। चलिए अब देखो रियलाइजेशन रूटीन जाएगा। हाँ, ये सारी असेट को आपने बेचा, जिन भी असेट को बेचा, असेट को बेचेंगे तो हम कहां लिखेंगे, रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट में बाय बैंक। अब इसका एक इफेक्ट और कहां जाएगा, बैंक अकाउंट के डेबिट। चलो, एक असेट ऐसी थी मोटर व्हीकल जो कि पार्टनर क्यू ने लिए, बोलो बड़ा, मोटर व्हीकल पार्टनर क्यू ने लिया तो लिख देंगे माई क्यूज कैपिटल, इसका एक इफेक्ट और क्यू अकाउंट के डेबिट में। चलिए क्रेडिटर का पेमेंट कराए, क्वेश्चन में मेंशन था क्रेडिटर का पेमेंट हमने 11,700 रुपए किया है, 11,700 रुपए किया है, तो रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट में टू कैश या बैंक। अब इसका इफेक्ट कैश या बैंक अकाउंट के क्रेडिट में, कैश या बैंक कम होगा, बोलिए जी। सारी असेट से रियलाइजेशन हो गया, लायबिलिटी का पेमेंट हो गया, रियलाइजेशन के एक्सपेंसेस आपको दिए, तो रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट में टू कैश, एक इफेक्ट कैश या बैंक अकाउंट के क्रेडिट में। अब आप रियलाइजेशन अकाउंट को क्लोज कर लीजिए। मान लीजिए डेबिट साइड एक्सेस है तो लॉस आएगा, जो कि यहां पे लॉस आ रहा है, और लॉस किसके बीच में बटेगा, पार्टनर के बीच में, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। यहां तक बेटा मैंने कुछ नया नहीं पढ़ाया, यहां तक वही पुरानी प्रोसेस है जो अभी तक हमने की। नया सिचुएशन आपके सामने अब आएगा क्योंकि 3 में से एक पार्टनर हो चुका है इंसॉल्वेंट, और इंसॉल्वेंसी के केस में किस तरह से हम डील करेंगे, यह बात हमें इस क्वेश्चन के अंदर डिस्कस करनी। ठीक है बेटा, हम तीनों पार्टनर के कैपिटल अकाउंट को लेके चलेंगे। ये कैपिटल अकाउंट के मेरे पास ओपनिंग बैलेंसेस है, करंट अकाउंट भी बनाया तो करंट अकाउंट के भी बैलेंसेस होंगे आपके पास, और करंट अकाउंट के बैलेंसेस भी उठा के आप कैपिटल अकाउंट में लेके आ जाएंगे। बैलेंस शीट के अंदर देखो कोई ओल्ड रिजर्व दिया है क्या, अगर दिया है तो वो भी बढ़ जाएगा, नहीं कोई अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉसेस दिए क्या, अगर है तो वो भी बढ़ जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं। बराबर बता। चलो अब आप बताओ, रियलाइजेशन के अंदर एक पॉइंट आया था, पार्टनर क्यू मोटर कार लेके चला गया था, वहां पे लिखा था क्रेडिट में, तो यहां आ गया था डेबिट में। रियलाइजेशन के लॉसेस भी हमने लिख दिए डेबिट में, देखो रियलाइजेशन के क्रेडिट में था तो यहां आया डेबिट में। यहां तक थी बेटा रूटीन प्रोसेस। तो हमें इसको कैसे डील करना ये देखो। बोलो जी, कितने पार्टनर है बेटा हमारे सामने, यश 3, 3 में से कौन इंसॉल्वेंट हुआ, चेक करो, चेक करो, आई थिंक आर इंसॉल्वेंट हुआ। तो सबसे पहले आर के हिसाब किताब को सेटल करो, आर के जब हिसाब किताब को सेटल करने जाएंगे तो इसको कैसे सेटल करें, इसके लिए आपको जाना पड़ेगा ब्रिटिश रूल गवर्नर वर्सेस मरे के अकॉर्डिंग। गवर्नर वर्सेस मरे ब्रिटिश रूल के अकॉर्डिंग जब हम अकाउंट को सेटल करने जाएंगे तो 2 इंपॉर्टेंट बातें बहुत ध्यान से सुनिए। पहली बात, जितने भी सॉल्वेंट पार्टनर हैं
देखिए पी क्यू आर, इन दोनों में, इन तीनों में सॉल्वेंट है पी एंड क्यू। तो जितने भी सॉल्वेंट पार्टनर हैं वो अपने रियलाइजेशन के लॉस को कैश में लाएंगे। अपने अपने रियलाइजेशन के लॉस को किस में लेके आएंगे? कैश में। सॉल्वेंट पार्टनर। दूसरी बात, इंसॉल्वेंट पार्टनर जो है, बताओ जी इंसॉल्वेंट पार्टनर इस क्वेश्चन में कौन था? आता। तो इंसॉल्वेंट पार्टनर के कैपिटल अकाउंट की डेफिशिएंसी को दोनों सॉल्वेंट पार्टनर बियर अप करेंगे। ये सॉल्वेंट पार्टनर कौन है? पी एंड क्यू। और ये बियर अप कौन से रेशियो में करेंगे? कैपिटल रेशियो में। अब देखो जी, कैपिटल अगर फिक्स कैपिटल है तो जो कैपिटल अकाउंट के बैलेंसेस दिए उसी रेशियो में। कैपिटल अगर मान लीजिए फ्लक्चुएटिंग कैपिटल है, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल कैसे? जहां पर कि एक ही आपने कैपिटल अकाउंट बनाया होगा। अगर कैपिटल फ्लक्चुएटिंग है तो जिस डेट को हम डिसोल्यूशन कर रहे हैं उसके ठीक पहले की कैपिटल। बहुत ध्यान से सुनना बेटा, गवर्नमेंट वर्सेस हमारे ब्रिटिश शेड्यूल के अकॉर्डिंग जब इंसॉल्वेंसी को हम डील करेंगे तो दो बातों को ध्यान रखेंगे। कौन कौन सी दो बातें? यश, पॉइंट नंबर 1, जितने भी सॉल्वेंट पार्टनर है वो अपने अपने हिस्से के रियलाइजेशन के लॉस को किस में लाएंगे? कैश में। पॉइंट नंबर 2, इंसॉल्वेंट पार्टनर की कैपिटल अकाउंट की डेफिसिट को बच्चे में सॉल्वेंट पार्टनर बियर अप करेंगे। कौन से रेशियो में? कैपिटल रेशियो। और कैपिटल रेशियो भी कैसे निकालना बेटा वो सुन लो। अगर कैपिटल फिक्स है तो उसी रेशियो में, और कैपिटल अगर फ्लक्चुएटिंग है तो डिसोल्यूशन के ठीक पहले की जो कैपिटल है उसके रेशियो में। बराबर बेटा? देखिए इस क्वेश्चन में मैं ये प्रोविजन आपके सामने अप्लाई कर रहा हूं। ये बनाया था बच्चों ने रियलाइजेशन अकाउंट। ये देखो जी, रियलाइजेशन का लॉस था। सॉल्वेंट पार्टनर कौन कौन है? पी एंड क्यू। तो बच्चों पी एंड क्यू अपने हिस्से के रियलाइजेशन के लॉस को कैश में लाएंगे। ये दोनों अमाउंट कैश लाएंगे। और कैश लाएंगे तो देखो एंट्री क्या बनेगी? फॉर्म के अंदर बैंक का बैलेंस बढ़ेगा तो बैंक अकाउंट डेबिट टू पी कैपिटल टू क्यू कैपिटल। देखो ये पी और क्यू कैपिटल के क्रेडिट में लिखा बाय बैंक। ये देखो इनका जितना रियलाइजेशन का लॉस था उतना कैश लाए। यहां पे क्रेडिट में लिखा है तो बैंक अकाउंट के डेबिट में। बैंक के डेबिट में लिखेंगे तो ऑटोमेटिकली बैंक बैलेंस भी बढ़ जाना है। बराबर? चलिए दूसरा पॉइंट, अब हम बात करने जा रहे हैं जो इंसॉल्वेंट पार्टनर है उसका हिसाब किताब। अब जरा इंसॉल्वेंट पार्टनर का हिसाब किताब देखने जाएंगे, उसके कैपिटल अकाउंट का बैलेंस निकालेंगे तो आप देखिए 10,000 उसके अकाउंट में क्रेडिट है, ये डेबिट है, ये डेबिट है। आपके अकाउंट का बैलेंस निकालिए बेटा। आपके अकाउंट का बैलेंस निकालिए बच्चों। 900 रुपए, 900 रुपए की डेफिसिट आ गई। कितनी की डेफिसिट है बेटा? अब समझना जी, इतना उसकी कैपिटल शॉर्ट है। चलो सबसे पहले हम आर से मांगेंगे।
अब आप बोलोगे आर इंस्टॉलमेंट हो गया, कोई दिक्कत नहीं, रुपए में कुछ पैसे तो लाके देगा। जैसे इस क्वेश्चन के अंदर आपको दिया हुआ है कि आर 1/3 ला सकता है, मतलब जितने रुपए मांगेंगे उसका 1/3, तो आप यहां पर 1/3 ला सकता है, 1/3 ला सकता है, इसका मतलब देखो 300 रुपए लेके आएगा। चलिए बच्चों, तो आपकी डिफिशियंसी 600 रुपए की है, पहले तो 300 रुपए मंगा दो, और 300 रुपए मंगा दोगे तो बैंक के डेबिट में, आर कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में। ये देखो जी, आर कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में, और बैंक बैलेंस बढ़ जाएगा बैंक के डेबिट में। बढ़ते हैं तक सब बच्चों को क्लियर है? चलिए जी, अब बच्चों आर से 600 रुपए आप नहीं आ पा रहे और ना आएंगे क्योंकि आर हो चुका है इंसॉल्वेंट, तो आर की इस डेफिसिट को बियर अप करेंगे पी और क्यू। कौन से रेशो में जी? कैपिटल रेशो में। अब उनकी कैपिटल चेक करो जी, कैपिटल बैलेंस शीट के अंदर दी हुई थी, इनकी कैपिटल है 20,000 20,000, और कैपिटल फिक्स नेचर की है क्योंकि करंट अकाउंट भी दिया है। तो कैपिटल रेशियो बना इनका 1:1, मतलब 300 रुपए पी को बियर अप करने तो 300 क्यू को बियर अप करने। अब देखो जी, इस केस में अकाउंटिंग एंट्री क्या बननी है बेटा? पी का कैपिटल अकाउंट कम होगा तो पी कैपिटल अकाउंट को डेबिट करा मैंने 300 से, क्यू का कैपिटल कम होगा तो क्यू के कैपिटल अकाउंट को डेबिट करा 300 से, और क्रेडिट कर देंगे हम आर के कैपिटल अकाउंट को 600 से। बराबर बेटा? अब देखो उसका इफेक्ट क्या जाएगा, पी और क्यू का कैपिटल अकाउंट डेबिट, ये पी के डेबिट में, क्यू के डेबिट में, और आर के क्रेडिट में। अब आप कैपिटल अकाउंट को क्लोज करेंगे, जितना भी बैलेंस निकलेगा बैंक से पेमेंट कर दीजिए, ऑटोमेटिकली बैंक अकाउंट एडिट होगा। तो चलो बेटा, गवर्नमेंट वर्सेस मेरे रूल के अकॉर्डिंग किस तरह से डील करेंगे इस बात को सुनिए बच्चों। मैं रिपीट कर रहा हूं, नॉर्मल तरीके से रियलाइजेशन अकाउंट जैसे बनाते वैसे बनाते जाइए। अगर कोई एक पार्टनर या एक से ज्यादा पार्टनर इंसॉल्वेंट हुए, गवर्नमेंट वर्सेस मरी रूल को हम अप्लाई करेंगे। दो बातें ध्यान रखेंगे, पहली बात, जितने भी सॉल्वेंट पार्टनर है वो अपने अपने रियलाइजेशन के लॉस को कैश में लाएंगे। जैसे पी और क्यू अपने अपने हिस्से के रियलाइजेशन के लॉस को कैश में लाए तो बैंक अकाउंट के डेबिट में, पी और क्यू के कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में। नाउ इसके बाद जो आर इंसॉल्वेंट हुआ, इंसॉल्वेंट पार्टनर के कैपिटल अकाउंट का बैलेंस निकाला, उसके कैपिटल अकाउंट में भी हमें 900 रुपए शॉर्ट थे, जितना आर दे सकता उतना उससे मंगाया, और मंगाने के बाद बचे 600 रुपए, 600 अब आर जो कि इंसॉल्वेंट पार्टनर है आगे जीवन में कभी नहीं ला पाएगा, क्योंकि वो आज, मतलब अभी तो हम आज की तारीख बात करेंगे, जीवन की तो बात ही छोड़ो, आज वो नहीं ला पा रहे इंसॉल्वेंट। इस डेफिसिट को जितने भी सॉल्वेंट पार्टनर है वो बियर अप करेंगे कौन से रेशो में? कैपिटल रेशो में। उनका कैपिटल का रेशो 1:1 था। बोल भाई, यहां तक सब बच्चों को क्लियर? ईमानदारी से कर सकते मेरा क्वेश्चन? एक अच्छा पॉइंट है, आप निकालिए जरा स्टडी मटेरियल का इलस्ट्रेशन नंबर 4। एक बार इलस्ट्रेशन नंबर 4 को पढ़िए। यस, ध्यान से पढ़ो बेटा। इस क्वेश्चन के अंदर एक टेक्निकल पॉइंट है वो मेरे को बताना है। क्वेश्चन नंबर 4 को ध्यान से एक बार पढ़ लीजिए बच्चों।
अरे स्टार्ट। अब बच्चों इस क्वेश्चन के अंदर यूनिक पॉइंट क्या वो देखिए, 4 पार्टनर है एबीसीडी, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन है। इस क्वेश्चन में आपके सामने यूनिक पॉइंट है डी इंसॉल्वेंट होता है, रुपए में 25 पैसे दे पाएगा, मतलब बेटा इंसॉल्वेंट पार्टनर डी, एबीसी सॉल्वेंट है। रियलाइजेशन अकाउंट जैसे रूटीन तरीके से बनाते वैसे बनाएंगे हम। रियलाइजेशन अकाउंट बनाते समय बिल्कुल दिमाग से भूल जाओ कोई इंसॉल्वेंट है, रूटीन रियलाइजेशन। रियलाइजेशन में देखो जी लॉस आया और ये लॉस मैंने चारों पार्टनर में बांट दिया। एक बड़ा काम आपका निपट जाएगा रियलाइजेशन अकाउंट बनाते समय। मैं अपने पार्टनर कैपिटल अकाउंट को कैसे डील करूंगा वो देखो। ये देखो जी पार्टनर कैपिटल अकाउंट के बैलेंसेस थे, ये उनके कैपिटल अकाउंट के बैलेंसेस क्वेश्चन में गिवन है। रियलाइजेशन का लॉस हमने लिखा डेबिट में, बराबर। चलिए बच्चों अब मैं गवर्नर वर्सेस मरे रूल अप्लाई करने जा रहा हूं, और गवर्नर वर्सेस मरे रूल तब अप्लाई होगा जबकि कोई पार्टनर इंसॉल्वेंट हुआ। यहां पर 4 में से कितने इंसॉल्वेंट हुए, एक पार्टनर, बाकी 3 क्या है, सॉल्वेंट। 2 बातें ध्यान रखनी है। नंबर 1, जितने भी सॉल्वेंट पार्टनर है अपने अपने हिस्से के रियलाइजेशन के लॉस को कैश में लाएंगे। देखो जी कैश में लेके आ रहे हैं, ये तो इनका रियलाइजेशन का लॉस है, इतना कैश लाएंगे। कैश लाएंगे तो इफेक्ट कहां जाएगा, बैंक अकाउंट के डेबिट में और कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में। देखो जी इनके कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में लिखा बाय बैंक, एक हिस्से का रियलाइजेशन का लॉस था 9220, ये 9220 लाया, इसका लॉस था 6915 लाया, 4610 लाया, बैंक के डेबिट में कैपिटल के क्रेडिट में। चलो अब मैं बात करने जा रहा हूं पार्टनर डी। पार्टनर डी के अकाउंट का डेफिसिट निकालेंगे बेटा हम। चलो पार्टनर डी अकाउंट का जब डेफिसिट निकालने जाओगे तो देखो सारी आइटम डेबिट डेबिट ही है। करना बेटा टोटल डेबिट कितना हुआ बच्चों, 10,715 दिख रहा है मेरे को। डी इंसॉल्वेंट है बेटा, डी का अकाउंट सेटल करने जा रहे हैं 10,720। चलो 10,720 अब डी से डिमांड करने जा रहे हैं। डी पूरा पेमेंट नहीं दे पाएगा, रुपए में सिर्फ 25% देगा, तो 2680 ये तो मंगा दो। तो 2680 मंगाएंगे तो देखो इफेक्ट कैसे जाएगा, बैंक अकाउंट के डेबिट में और कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में। पता बेटा, चलिए बच्चों ये आएगी हमारे सामने डेफिशिएंसी ऑफ डी। अब डी की डेफिशिएंसी सॉल्वेंट पार्टनर बियर अप करेंगे। 3 सॉल्वेंट पार्टनर हैं, कौन से रेशो में, कैपिटल रेशो में। अब एक बहुत यूनिक पॉइंट आएगा बच्चों, सुनो ध्यान से। बोलो ब्रिटिश इस रूल के अकॉर्डिंग डी जो कि इंसॉल्वेंट है उसकी डेफिशिएंसी को तीनों पार्टनर बियर अप करेंगे, तो कौन से रेशो में। अब कैपिटल जब देखने जाओगे तो देखो जी ए की कैपिटल तो क्रेडिट है, बी की कैपिटल क्रेडिट है, सी की कैपिटल माइनस में। सी सॉल्वेंट है, बट कैपिटल कैसी है, नेगेटिव। इसलिए डी की डेफिशिएंसी को इन दोनों को ही बियर अप करना पड़ेगा, इन दोनों के कैपिटल रेशियो में। फिर मैं रिपीट कर रहा हूं, गवर्नर वर्सेस मेरी रूल के अकॉर्डिंग सॉल्वेंट पार्टनर अपने अपने हिस्से के रियलाइजेशन के लॉस को तो कैश में लाएंगे। वो कैश इसलिए भी चाहिए क्योंकि एक अगर इंसॉल्वेंट हो भी गया तो बाकी जो सॉल्वेंट लोग वो पैसा लाए ताकि हम एक्स लायबिलिटी को कंफर्टेबली पे कर पाए। तभी तो रियलाइजेशन को पूरा पूरा बंद करके आ जाते हम, ये मानते कि एक्स लायबिलिटी को तो पे कर ही देंगे, क्योंकि एक भी सॉल्वेंट है तो पैसा तो आना ना।
चलो अच्छा, अब देखो दूसरी बात, जो इंसॉल्वेंट है उसके अकाउंट की डेफिसिट, ये उसके अकाउंट की डेफिसिट, इतना पैसा दे नहीं पा रहा है, ये बच्चे में सॉल्वेंट पार्टनर बियर अप करेंगे कौन से रेशो में? कैपिटल रेशो में। लेकिन जब कैपिटल रेशो देखने जाएंगे तो ए का कैपिटल है, बी का कैपिटल है, सी का कैपिटल नेगेटिव है, तो बंदा इस लॉस को बियर अप नहीं करेगा सॉल्वेंट होने के बाद भी। अब इस लॉस को बियर अप करेंगे ए और बी। डी का कैपिटल को मैंने करा क्रेडिट, बराबर बता। अब देखो जी इसका इफेक्ट जब आप देंगे तो ए का कैपिटल कम होगा, बी का कैपिटल कम होगा, तो डी का कैपिटल अकाउंट अब हो जाएगा क्लोज। लास्ट में जब आप बैलेंस निकालेंगे, जितना जितना बैलेंस निकालेंगे उतना उतना बैंक से आप पेमेंट कर दीजिए, काम हो जाएगा खत्म। चलो बताओ बता, किसी पार्टनर के इंसॉल्वेंट होने पर गवर्नर वर्सेस मेरे रूल के अकॉर्डिंग क्या ध्यान रखोगे? जितने भी सॉल्वेंट पार्टनर रियलाइजेशन क्लॉज को अपने अपने हिस्से के रियलाइजेशन क्लॉज को केस में लेंगे, एक बात खत्म। दूसरी बात, इंसॉल्वेंट पार्टनर के कैपिटल अकाउंट की डेफिसिट को सॉल्वेंट पार्टनर बियर अप करेंगे कैपिटल रेशो में, लेकिन अगर किसी पार्टनर की कैपिटल नेगेटिव है तो बियर अप नहीं करेगा, जिनके कैपिटल अकाउंट के फेवरेबल बैलेंसेस है वो बियर अप करेंगे। अच्छा कैपिटल रेशो भी कैसे लेंगे? अगर कैपिटल फिक्स नेचर की है तो वो जो कैपिटल है फिक्स नेचर की उसी का रेशो ले लो, और अगर कैपिटल फ्लक्चुएटिंग नेचर की है तो डिसोल्यूशन के ठीक, डिसोल्यूशन की प्रोसेस, डिसोल्यूशन की प्रक्रिया के ठीक पहले उनकी जो कैपिटल है उस रेशो को हम यहां पर कैपिटल रेशो के रूप में यूज करेंगे, बराबर बता। और देखो इस बात को समझाने के लिए बहुत अच्छा पॉइंट मैं अब आपके सामने रख रहा हूं, पहले बोलो यहां तक आपसे क्लियर हुआ? एक यूनिक पॉइंट और आप चेक करें, हाँ जी, आप जरा स्टडी मटेरियल के इलस्ट्रेशन नंबर 5 पर एक बार पढ़िए बेटा उसको। बेटा स्टार्ट। चलो अब इस क्वेश्चन के अंदर यूनिक पॉइंट क्या वो देखना। इस क्वेश्चन में सबसे यूनिक पॉइंट बच्चों ये आता है कि पार्टनर इंसॉल्वेंट है। देखो जरा कौन इंसॉल्वेंट है, देखो जरा, देखो जरा कौन इंसॉल्वेंट है। वाई इज इंसॉल्वेंट एंड his asset is unable to contribute anything। इंसॉल्वेंट कौन है? वाई पैसा दे पाएगा क्या? बराबर है। चलो अब क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे और क्या इसके अंदर एक यूनिक बात आएगी वो सुनिए। रियलाइजेशन अकाउंट तो वही रूटीन तरीके से चलाना, बराबर बताओ। बोर्ड पे देखो बच्चों, रियलाइजेशन अकाउंट वही रूटीन तरीके से, रियलाइजेशन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि एक बंदा भी सॉल्वेंट है ना, हम कॉन्फिडेंट होते एक्सटर्नल लायबिलिटी को हम पे कर सकते हैं, बराबर। अब इस क्वेश्चन के अंदर जो अच्छा पॉइंट था वो ये था, फॉर्म वॉज डिसॉल्व ऑन डेट मेंशन अबोव ड्यू टू कंटिन्यूड लॉसेस। फॉर्म डिसॉल्व करने जा रहे हैं क्योंकि फॉर्म में कंटिन्यूड लॉसेस हुए। आफ्टर ड्रॉइंग अ बैलेंस शीट, ऊपर वाली बैलेंस शीट बना लेने के बाद
it was discovered that amounting 4,000 have been goods purchased in November 2022 had been received, but purchase was not recorded in books. सुनना बच्चों, पिछले साल हमने 4,000 रुपए का परचेस करा था, लेकिन परचेस की एंट्री करना भूल गए थे। तो अगर आप परचेस की एंट्री करना भूल गए, उधार परचेस करा था, उसकी एंट्री करना भूल गए, चलो आप एंट्री करना भूल गए, लेकिन जो क्रेडिटर है वो भूल जाएगा क्या? नहीं भाई, आप भूल गए तो अब आप एंट्री करो। और अब हम एंट्री करेंगे तो इस साल एंट्री करेंगे, और इस साल एंट्री करेंगे तो देखो जी एंट्री क्या बनती है, परचेस अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर। लेकिन परचेस को लिख नहीं सकते हम, क्योंकि परचेस पिछले साल का था। बोलो परचेस की जगह क्या आता है? P&L एडजस्टमेंट या फिर रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। बराबर बेटा? चलो, ये 4,000 रुपए से तो आपके क्रेडिटर बढ़ जाएंगे। दूसरी एक और इंपॉर्टेंट बात, बोलो P&L एडजस्टमेंट अकाउंट, ये एक तरह से लॉस को शो कर रहा है, डेबिट है, लॉस को शो कर रहा है, और होना भी चाहिए, क्योंकि पिछले साल परचेस नहीं लिखा था आपने, और पिछले साल परचेस यानी खर्चा नहीं लिखा, तो प्रॉफिट आपने बढ़ा दिए थे पिछले साल। और पिछले साल अगर आपने प्रॉफिट बढ़ा दिए थे तो आपने अपनी कैपिटल भी बढ़ा दी थी। बराबर बेटा? आप कैपिटल को सही करना पड़ेगा, और कैपिटल को सही करने के लिए देखो जी आपको क्या करना पड़ेगा, एक्स वाई जेड डेबिट टू P&L एडजस्टमेंट। बराबर बेटा? बताओ तीनों के बीच में प्रॉफिट शेयरिंग, दोनों के बीच में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में 2:2:1, 1,600 और 800। चलिए बेटा बहुत ध्यान से सुनो, बोलो P&L एडजस्टमेंट से तो P&L एडजस्टमेंट क्रॉस हो गया। ये जो क्रेडिटर है, अब जो बैलेंस शीट, अब जो रियलाइजेशन बनाओगे तो रियलाइजेशन में देखो क्रेडिटर बढ़ा के लिखोगे। ये देखो क्रेडिटर क्वेश्चन में ऑलरेडी दिए हुए थे आपको 25,000, 4,000 के क्रेडिटर ये और हुए, तो टोटल क्रेडिटर कितने होंगे? 29,000। एक इफेक्ट। दूसरी बात, बोलो जी तीनों पार्टनर की कैपिटल को क्या करना पड़ेगा मेरे को? कम। तो आप देखिए ये बनाया था हमने पार्टनर कैपिटल, ये कैपिटल अकाउंट के बैलेंसेस गिवन थे, और जो पिछले साल 4,000 रुपए का परचेस नहीं लिखा था, हमें इस साल होश आया, इस साल लिख रहे हैं, मतलब पिछले साल आपने 4,000 का खर्चा नहीं लिखा तो प्रॉफिट बढ़ा लिया, अब प्रॉफिट क्या करना पड़ेगा? कम। तो कैपिटल में से कम होगा, और ये अब मेरी वो कैपिटल निकल के आई जो डिसॉल्यूशन के पहले की कैपिटल है, और इस कैपिटल को देखो मैंने आगे ब्रॉड फॉरवर्ड करा, और अब मैं आ रहा हूं गॉर्डर वर्सेस मरी पर, इसका क्या इफेक्ट आएगा वो सुन लो आप। गॉर्डर वर्सेस मरी रूल के अकॉर्डिंग बताओ जी, दो बातें ध्यान रखनी, रियलाइजेशन के लॉस को सॉल्वेंट पार्टनर केस में लाएंगे। देखो ये इनका रियलाइजेशन का लॉस आना, ये रियलाइजेशन का लॉस है, और इंस्टॉलमेंट कौन हुआ ये बताइए? वाई। तो बोलो सॉल्वेंट कौन कौन है? एक्स और जेड। तो एक्स और जेड अपने अपने हिस्से के रियलाइजेशन के लॉस को देखो एक केस में लाए, केस के डेबिट में, कैपिटल के क्रेडिट में। चलो अब इसके बाद जेड के अकाउंट की डेफिसिट निकालेंगे, तो जेड के अकाउंट की डेफिसिट, सॉरी वाई इंस्टॉलमेंट है, तो वाई के अकाउंट की डेफिसिट निकालेंगे। तो वाई के अकाउंट में डेफिसिट निकालो बेटा, कितने की डेफिसिट आ रही है? 4,400 की। चेक करो बच्चों, वाई के अकाउंट में डेफिसिट कितने की है? 4,400। अब वाई के अकाउंट में जो 4,400 की डेफिसिट है उसको बियर अप कौन कौन करेगा भाई?
100 Z कौन से रेशो में? कैपिटल। अब कैपिटल कौन सी ले, तो ये बताना कैपिटल कौन सी ले। तो कैपिटल देखना पड़ेगा, कैपिटल फिक्स्ड या फ्लक्चुएटिंग। यहां कैपिटल फ्लक्चुएटिंग है क्योंकि करंट अकाउंट नहीं है, और हमने पढ़ा था बता डिसोल्यूशन के ठीक पहले की कैपिटल, तो डिसोल्यूशन के ठीक पहले की कैपिटल ये है। समझे? समझे बेटा? समझे क्या रेशो आया? तो 3:1 में बांटेंगे। बच्चों अब मेरे को बताओ, क्या यहां तक सब बच्चों को क्लियर? नटशेल में अगर मैं बात करूं तो बोलो जी, गवर्नर वर्सेस मैरी रूल को कैसे अप्लाई करेंगे? कोई भी एक आदि पार्टनर या एक से ज्यादा पार्टनर इंसॉल्वेंट को गवर्नर वर्सेस मैरी लगाएंगे, जितने भी सॉल्वेंट पार्टनर रियलाइजेशन के लॉस को कैश में लाएंगे। इंसॉल्वेंट पार्टनर की डेफिसिट को सॉल्वेंट पार्टनर बांटेंगे कैपिटल रेशो में, लेकिन अगर किसी पार्टनर की कैपिटल माइनस में तो वो नहीं बांटेगा, बाकी बच्चे वो बांटेंगे। कैपिटल रेशो भी कौन सा लेंगे? कैपिटल अगर फिक्स है तो वही कैपिटल रेशो ले लो, और अगर फ्लक्चुएटिंग है तो डिसोल्यूशन के ठीक पहले जो इफेक्टिव कैपिटल है वो ले लो। क्लियर? चलिए बेटा, अब देखो डिसोल्यूशन के अंदर एक बहुत अच्छा और इजी कंसेप्ट बनता है, और उस पर अगर क्वेश्चन बनेगा तो एक आपको बोनस देने वाला क्वेश्चन बनेगा। इंसॉल्वेंसी ऑफ ऑल पार्टनर। सुनना बेटा, ये सिचुएशन क्या आएगी जबकि पार्टनर एबीसी है। अब क्वेश्चन में दिया मान लो ए और बी दोनों इंसॉल्वेंट हो चुके, सॉरी बी और सी इंसॉल्वेंट हो चुके, ए ही सॉल्वेंट है और ए के पास भी मात्र 200 रुपए का सरप्लस पड़ा है, मतलब ए से 200 रुपए से ज्यादा मांग ली है तो इंसॉल्वेंट हो जाएगा। ये एक ऐसी सिचुएशन बनेगी जहां पर कि मान लो तीनों ही पार्टनर इंसॉल्वेंट है, या तीनों बिल्कुल इंसॉल्वेंसी की कगार पर है, स्टेज पे है, नियर टू इंसॉल्वेंसी, नियर टू बैंक्रप्सी। या तो तीनों पार्टनर, सारे पार्टनर, तीनों मतलब मैं बोलना चाह रहा हूं सारे पार्टनर इंसॉल्वेंट हो चुके हैं या नियर टू इंसॉल्वेंट है, 100, 200, 500 रुपए बचे। इसी सिचुएशन में किस तरह से डील करेंगे वो दिखेगा। मॉड्यूल का जो इलस्ट्रेशन नंबर 3 दिया ना बेटा आपको, ये इसी तरह का दिया है। जैसे अमल और विमल दो पार्टनर है, आगे आपके पास क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन निकल के आती है कि अमल प्राइवेट असेट इज नॉट सफिशिएंट, मतलब अमल तो इंसॉल्वेंट हो गया, विमल की प्राइवेट असेट में 200 रुपए का सरप्लस है, मतलब विमल अभी इंसॉल्वेंट नहीं हुआ पर 200 रुपए लेके बैठा है, 200 से ज्यादा मांगोगे तो इंसॉल्वेंट हो जाएगा। दोनों पार्टनर, सारे पार्टनर इंसॉल्वेंट हो चुके हैं, इंसॉल्वेंसी की स्टेज पे। अब ऐसे केस में किस तरह से करना पड़ेगा वो ध्यान दो। वही आपके सामने पूरी बैलेंस शीट है, रियलाइजेशन कौन बनाइए, सारी एसेट को रियलाइजेशन में डाल दीजिए। बस प्रिकॉशन ये रखना कि एक्सटर्नल लाइबिलिटीज को हम लेके जाते थे रियलाइजेशन अकाउंट में, बिंदास लेके जाते थे ये सोच के कि एक्सटर्नल लाइबिलिटी का पेमेंट हो जाएगा, लेकिन अभी हमें डर है कि एक्सटर्नल लाइबिलिटी का पेमेंट होगा कि नहीं होगा, इसलिए एक्सटर्नल लाइबिलिटीज को रियलाइजेशन अकाउंट में नहीं ले जाएंगे। मेरी बात बहुत ध्यान से सुन लो, एक्सटर्नल लाइबिलिटीज को रियलाइजेशन अकाउंट में नहीं ले जाएंगे, बल्कि एक अलग से अकाउंट बना देंगे एक्सटर्नल लाइबिलिटी का, और जितनी भी एक्सटर्नल लाइबिलिटी है वो एक्सटर्नल लाइबिलिटी अकाउंट के क्रेडिट में लिख देंगे, बाय बैंक लोन, बाय बिल्स पेबल, बाय क्रेडिटर, और भी जितनी एक्सटर्नल लाइबिलिटी है वो सब हम क्रेडिट में लिख देंगे। अब देखो जी, ये आपने बनाया रियलाइजेशन अकाउंट, सर आ गए क्या? सर आ गए क्या? ठीक है, हाँ जी। हाँ बच्चों, अब रियलाइजेशन कौन बनेगी? वैसे ही रूटीन तरीके से रियलाइजेशन, कुछ भी लोड लेने की जरूरत नहीं, सिर्फ इतना करा मैंने, देखो इसमें
क्रेडिट साइड में एक भी एक्सटर्नल लायबिलिटी नहीं लिखा। एक्सटर्नल लायबिलिटी के लिए देखो मैंने अलग से एक अकाउंट बना लिया, जैसे यहां पर एक ही एक्सटर्नल लायबिलिटी क्रेडिटर, अगर 2-3 होती तो मैं लिख देता एक्सटर्नल लायबिलिटी सारी। ये देखो ये एक्सटर्नल लायबिलिटी मेरी 4,800 की है। चलो देखो क्या करेंगे आप, ये सारी एसेट को आपने बेचा, यहां क्रेडिट में तो बैंक अकाउंट के डेबिट में, रियलाइजेशन का लॉस आया, ये लॉस भी लेके चल कैपिटल अकाउंट के अंदर, ये पार्टनर कैपिटल अकाउंट के अंदर। बराबर बेटा। अब देखो मैं कौन सी सिचुएशन की बात कर रहा हूं, जहां पर कि सारे पार्टनर इंसॉल्वेंट होने की स्टेज में, सारी असेट बेच दो, अभी एक्सटर्नल लायबिलिटी का पेमेंट करना बाकी है। अब एक्सटर्नल लायबिलिटी का जब पेमेंट करने जाओगे तो आपको देखना पड़ेगा आपके कैश या बैंक अकाउंट की पोजीशन। देखो जी, आपके पास 200 रुपए ओपनिंग बैलेंस था, 2300 रुपए और आया असेट को बेचने से, या आपने रियलाइजेशन के एक्सपेंसेस कर दिए। पोजीशन आप देखोगे तो आपके पास कैश 2325 रुपए ही है, और जबकि बताओ क्रेडिटर कितने के हैं, 4,800 के। क्या आपके पास सफिशिएंट कैश है? नहीं है। अभी सिर्फ असेट बेच के आए हम। चलो पार्टनर लोगों से मांगो, एक पार्टनर इंसॉल्वेंट हो चुका है, दूसरा पार्टनर उसके पास 200 ही है, 200 लो उससे, और 200 में लेने के तो वो भी इंसॉल्वेंट हो जाएगा। ले लो साहब 200 रुपए ले लेंगे तो आप देखो ये कैश अकाउंट के डेबिट में लिखा मैंने और कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में। ये अब हमारे पास 2700 ही है, लायबिलिटी 4,800 की है, कोई दिक्कत नहीं, जितना है उतना ही दे दो। नहीं 2800-2700 भी नहीं है बेटा, इसमें से भी 175 के तो अपने खर्चे हो चुके, तो 25 ही है, 2,525। और अब केस कहीं से आना भी नहीं है कि सारी एसेट बेच चुके हैं। पार्टनर लोगों से जितना आ सकता था उतना मंगा लिया। बराबर है बेटा। अब इसी पोजीशन में क्या करेंगे हम, ये 25-25 इतना है, इतना ही दे दो, जितना उतना दे देंगे ना, भागने की संभावना नहीं ना बेटा, सारी एसेट बेच चुके ना बेटा अपन, सारी एसेट बेच चुके भाई। पार्टनर से भी मंगा लिया, अब 1 रुपया भी नहीं आएगा, ठीक है, जितना उतना दे दो, काम खत्म। अब बताओ क्रेडिटर अकाउंट आपका खुला रह जाएगा, तो इसको डाल दो अब आप डेफिशिएंसी में। पार्टनर लोगों के भी कैपिटल अकाउंट खुले रह जाएंगे, क्योंकि कुछ मंगाना होगा उन लोगों से, अब ला तो पाएंगे नहीं ना, तो उसको भी डाल दो डेफिशिएंसी में। जो जो खाते भी आपके खुले पड़े उन सबको आप बाय डेफिशिएंसी टू डेफिशिएंसी, बाय डेफिशिएंसी टू डेफिशिएंसी कर दो। और लास्ट में जब आप ये डेफिशिएंसी अकाउंट बनाओगे तो ऑटोमेटिकली आपका डेफिशिएंसी अकाउंट होगा टैलीड, ऑटोमेटिकली टैलीड होगा। चलो बड़ा नेक्स्ट फिर में बात करें, कंक्लूजन की बात करें, जब सभी पार्टनर इंसॉल्वेंट हो चुके हैं, नियर टू इंसॉल्वेंसी है, तो ऐसे केस में पूरा क्वेश्चन रूटीन तरीके से करो, एक्सटर्नल लायबिलिटी का अकाउंट अलग से बना लो, असेट को सारी बेच दो, पार्टनर लोगों से भी पैसा मंगा लो, और बैंक बैलेंस में देखो कि क्या बैंक में हमारे पास सफिशिएंट इतना अमाउंट है कि हम एक्स्ट्रा लायबिलिटी को पे कर पाएंगे, तब आगे नहीं होगा इतना, तो ऐसे केस में जितना है उतना ही दे दो। इसी केस में एक्स्ट्रा लायबिलिटी अकाउंट भी खुला रहेगा, कैपिटल अकाउंट भी बाकी रहे, न तो पार्टनर के कैपिटल से आना, न एक्स्ट्रा लायबिलिटी को आगे कभी दे पाएंगे। तो जितने भी अकाउंट ओपन है उन सभी की जगह टू डेफिशिएंसी बाय डेफिशिएंसी, टू डेफिशिएंसी बाय डेफिशिएंसी करके हम उसको क्लोज कर देंगे। बोलो क्या है तक सब बच्चों को क्लियर, ईमानदारी से बेटा, परफेक्ट है बच्चों, कर सकते हैं। चलिए मैंने डिसोल्यूशन की तमाम वेराइटीज आपके सामने रखी। डिसोल्यूशन में अब बच्चा हम लोगों के पास बचा है पीसमेल डिस्ट्रीब्यूशन, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट हम लोगों के लिए कंसेप्ट बनता है। अच्छा, ये जो रूटीन डिसोल्यूशन बताया, इसमें एक पॉइंट और आप चेक कर लीजिए, मॉड्यूल का इलस्ट्रेशन नंबर 9,
वाइंडिंग अप ऑफ एलएलपी, ओके बेटा। अगर वाइंडिंग अप ऑफ एलएलपी लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप जानते बच्चों, अब अगर मान लीजिए लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप को हम वाइंड अप करने जाएंगे, जो लीगल प्रोसेस है वो तो लीगल तरीके से आप लोग लॉ के अंदर पढ़ते ही है। अकाउंट के अंदर अगर हम बात करें तो सामान्य तरीके से जैसे हम रियलाइजेशन अकाउंट बनाते हैं, ठीक उसी प्रोसेस में रियलाइजेशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, बैंक अकाउंट और करंट अकाउंट बनाएंगे। कुछ भी नया नहीं है, देयर इज नो नया पॉइंट। कभी कभी होता है बेटा, बच्चा ये देख के घबरा जाता है कि साहब ये तो एलएलपी दे दिया, भाई वैसे ही रियलाइजेशन बनाना है, वैसे ही सारी एसेट को रियलाइजेशन डालना है, एक्स लाइबिलिटी को रियलाइजेशन डालना है, सारी एसेट को बेचना है, अनरिकॉर्डेड एसेट को भी बेचना है, अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी और बाकी तमाम लाइबिलिटी को पे करना है, जो लॉसेस प्रॉफिट आते पार्टनर के अकाउंट में बांटना है। तो रूटीन है बेटा, यहां कुछ भी नया नहीं। बोलो बेटा, क्या तक का रिजोल्यूशन सब बच्चों को क्लियर? लॉ वाले सर थोड़ा सा लेट हो रहे हैं, तो क्या मैं पीसमेल डिस्ट्रीब्यूशन कंसेप्ट को थोड़ा समझा दूं? आप बोलो। आप लोगों का समय जाएगा ना बेटा, तो मैं बोलो तो पीसमेल डिस्ट्रीब्यूशन समझा देता हूं। लॉ वाले सर थोड़े से लेट हो रहे, बोलो। बेसिक थोड़ा तो बताते हैं, बेसिक बताता हूं मैं, आ जाते तो ठीक है ना। चलो बच्चों, मैं बात करने जा रहा हूं बेटा पीसमेल डिस्ट्रीब्यूशन, पीसमेल पेमेंट। डिसोल्यूशन का अगर क्वेश्चन बनता है, अभी तक जो मैंने पढ़ा है वो तो बेटा रूटीन था, लेकिन अगर इसी चालू करो बेटा, और अगर एग्जामिनर पीसमेल डिस्ट्रीब्यूशन देता है तो क्वेश्चन बहुत अच्छा यूनिक क्वेश्चन होगा। पीसमेल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैश या बैंक या फंड क्या होता है, पहले वो सुन। बच्चों, अभी तक हम लोग क्या करते थे, जब किसी पार्टनरशिप फॉर्म का डिसोल्यूशन करते थे तो बिंदास आप रियलाइजेशन अकाउंट बना लेते थे, बिंदास हम तब सभी प्रकार की एसेट को बेच देते थे और रियलाइजेशन का प्रॉफिट या लॉस निकाल देते थे। लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में अगर हम सोचे तो मान लो किसी बिजनेस को बंद अगर आपको करना है, उसकी एसेट बेचने जाओगे तो जर्नी की सारी एसेट एकदम से एक बार में बिक जाए। कई बार वो एसेट टुकड़े 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 के अंदर बिकती है। जैसे आज आपने बेच दिया बिल्डिंग, कल आपने बेच दिया फर्नीचर, फिर आपने बेच दिए सब पेटेंट है, गुडविल है, कॉपीराइट है, इस तरह की एसेट। ये मान लीजिए बिल्डिंग बेचा, लेन में बिल्डिंग बेचा, तो उसका पेमेंट भी आपको टुकड़े टुकड़े में रियलाइजेशन हो रहा है, 30 महीने 5 महीने इंस्टॉलमेंट में। अब ऐसे केस में हम पेमेंट कैसे करें? तय बात है, पहले तो हम एक्सटर्नल लायबिलिटी को देंगे, वहां तक तो किसी प्रकार का दिक्कत नहीं आएगा। पहले पेमेंट हम एक्सटर्नल लायबिलिटी को कर देंगे, उसके बाद पार्टनर लोन अकाउंट को पेमेंट कर देंगे। उसके बाद जब कैपिटल को पैसा देने की बात आएगी तो कैपिटल के बैलेंसेस तो काफी सारे होंगे और हमारे पास अमाउंट आया मान लो जी बहुत छोटा, तो उस अमाउंट को कैसे बांटे, ये हम लोगों के लिए बड़ा क्वेश्चन होगा। और इसके लिए यहां पर हम 2 मेथड में काम करेंगे। अमाउंट कम है, अभी टुकड़े टुकड़े में आना है, आगे के किस्सों में और आना है, लेकिन जैसे जैसे आता जाए वैसे वैसे एक्सटर्नल लायबिलिटी और पार्टनर लोन अकाउंट के बाद कैपिटल अकाउंट में कैसे बांटेंगे, ये हम इस कंसेप्ट के अंदर पढ़ते हैं। जैसे एक सिचुएशन में आपके सामने लेके चल रहा हूं, पार्टनर एबीसी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आपको दिया 5:3:2, तीनों पार्टनर का कैपिटल दिया 9600, 6000 एंड 8400। अब आपके सामने इंफॉर्मेशन है, आफ्टर पेइंग क्रेडिटर, यानी एक्सटर्नल लायबिलिटी को चुका चुके हो,
लायबिलिटीज एंड असेट ऑफ फर्म, क्रेडिटर यानी एक्सटर्नल लायबिलिटी को देने के बाद क्या पोजीशन है? लायबिलिटी में अगर हम बात करें तो स्पाउस के लोन है, पार्टनर लोगों ने उनके जीवन साथी से लोन ले रखा है, पार्टनर के भी लोन है। तो भैया जैसे मिस्टर एक्स ने मिसेस एक्स से लोन लिया है, क्या पूछे आगे सर? अच्छा, मिस्टर एक्स पार्टनर है, लेकिन मिसेस एक्स ने फर्म को लोन दिया है। तो पहले तो स्पाउस के जो लोन है उनको आपको डिस्पोज ऑफ करना पड़ेगा, फिर पार्टनर लोन, और उसके बाद फिर पार्टनर लोगों की कैपिटल का पेमेंट करना है। नहीं देखो यवल, पहले क्या करोगे? एक्सटर्नल लायबिलिटी को दोगे, और एक्सटर्नल लायबिलिटी को तो दे चुके। अब उसके बाद स्पाउस ने जीवन साथी से लोन लिया तो उनके लोन, उसके बाद पार्टनर का लोन, और उसके बाद फिर पार्टनर लोगों के कैपिटल अकाउंट के पेमेंट। देखो आपके सामने ये फॉलोइंग 4 असेट है, और इनसे कितना कितना रियलाइजेशन हुआ ये भी दिया। क्वेश्चन क्या बोलता है देखो, asset realized in full in order in which they are listed above। असेट जितनी जितनी दी है उससे हमें उतना उतना पेमेंट मिल गया। सबसे पहले इन्वेस्टमेंट से मिला होगा 1000, फर्नीचर से मिला होगा 2000, मशीन से मिला 1200 और स्टॉक से मिला 4000, इसी ऑर्डर में मिला। अब देखो पीसमेल डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करेंगे? दो मेथड में क्वेश्चन करते बेटा। पहली मेथड बनती है मैक्सिमम पॉसिबल लॉस मेथड। ऊपर हेडिंग दे दो बेटा, स्टेटमेंट फॉर पीसमेल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ असेट। चलो जो जो आपके सामने लायबिलिटी है, मान लीजिए लोन है, लोन किनका है वो देखिए, स्पाउस का लोन है, पार्टनर का लोन है, देन कैपिटल है, ए का कैपिटल, बी का कैपिटल, सी का कैपिटल। अगर एक्सटर्नल लायबिलिटी होता तो उसका भी एक कॉलम बनाते बेटा, पर समझे बेटा? चलो ये लिखे हमने बैलेंसेस ड्यू। स्पाउस को 2000 रुपए देने हैं, पार्टनर लोन के 1000 देने हैं, एस कैपिटल, बीस कैपिटल, सीस कैपिटल का भी पैसे देने। बराबर है बेटा? चलो अब देखते जाते। रियलाइजेशन फ्रॉम इन्वेस्टमेंट। देखो जी, इन्वेस्टमेंट को बेचने से आपके पास 1000 आए, लेकिन 1000 के भी पहले देखो आपके पास बैंक बैलेंस है क्या? अगर बैंक बैलेंस है तो पहले उसको बांटो। यह कैश या बैंक बैलेंस नहीं दिया, अगर होता तो बेटा पहले उसको बांटते। ओपनिंग बैलेंस। चलो सबसे पहले अपन इन्वेस्टमेंट से हमारे पास आए 1000 रुपए। चलो जी ये कलेक्शन है 1000। पहला पेमेंट हम कर देंगे स्पाउस के लोन में, ये फर्स्ट इंस्टॉलमेंट एसेट को बेचने से जो हमारे पास आई थी वो खत्म। चलो अभी के बैलेंसेस निकाल दो। अब हो सकता है अगली किस्त में जो पैसा आए वो महीने 2 महीने बाद आए, तो स्पाउस लोन के 1000 देने, पार्टनर लोन के 1000 देने, ए कैपिटल, बी कैपिटल, सी कैपिटल के इतने देने। चलो सेकेंड रियलाइजेशन हुआ फर्नीचर से, $2000 का। चलो जी सबसे पहले स्पाउस लोन को हम पे करेंगे। स्पाउस लोन कितना बचा था? 1000। बताओ बेटा अभी भी अपने पॉकेट में कितने बच गए? वो पार्टनर लोन में चुका दो,
ये स्पाउस लोन फिनिश, पार्टनर लोन फिनिश। जितना जितना उनका अमाउंट आउटस्टैंडिंग है ना, जैसे मान लो किसी पार्टनर का 30,000 रुपए का लोन बाकी, किसी का 20,000 का लोन बाकी है, तो उस रेशियो में तय बात है ना बेटा, किसी का नुकसान नहीं होना चाहिए ना यार, ईमानदारी देखो। चलो अब बताओ, स्पाउस का लोन चुका दिया, पार्टनर का लोन भी चुका दिया, अब यहां मैंने बैलेंसेस निकाल दिए। देखो स्पाउस लोन में कुछ नहीं देना है, पार्टनर लोन में कुछ नहीं देना है, ए को देना है 9600, बी की कैपिटल, सी की कैपिटल, इतना पैसा देना है। बताओ जी आज की तारीख में अब अपने को कैपिटल के अमाउंट देने 24,000। एक्सटेंड लायबिलिटी पे कर चुके हैं, स्पाउस का लोन पे कर चुके हैं, पार्टनर का लोन पे कर चुके हैं। चलो नेक्स्ट रियलाइजेशन। आपको बेटा मशीन को बेचने से 1200 आए, रियलाइजेशन फ्रॉम मशीन, बोलो जी कितने का कलेक्शन आया? 1200। बहुत ध्यान से देखना बेटा। हाँ ये अब हमारे सामने झगड़ा पैदा हो जाता है। बोर्ड पे देखो, कृष्णा जवाब देना बेटा, यश धवलियवल जवाब देना बच्चों। मेरे को ये बताओ बेटा, हमारे हाथ में कितना रुपया पड़ा है अभी? 1200, और तीनों पार्टनर को देने, बस देने कितने हैं? 24,000। तीनों पार्टनर यहां पर छीना छपटी करने के लिए दौड़ पड़ेंगे। पार्टनर कौन कौन? XYZ ABC। पार्टनर ए बोलेगा सब पहले मेरे को दे दो, बी बोलेगा मेरे को दे दो, सी मेरे को दे दो। अब ऐसे केस में किसको दोगे आप? ये एक झगड़ा होता है। तो यहां बंटवारा करते समय मैक्सिमम पॉसिबल लॉस मेथड पे चलते हैं। इस मेथड के अंदर हम ये एज्यूम करके चलते कि साहब ये जो 1200 रुपए हमारे पास कैश इन हैंड है ना, ये जो हमारे पास रिकवरी है ना, यही फुल एंड फाइनल रिकवरी, अब इसके अलावा आगे नहीं आएगा, ये हम सोच लेते हैं। आएगा, दिया है क्वेश्चन, लेकिन हर बंटवारे के साथ हम ये मान लेते हैं कि साहब यही अंतिम बंटवारा है। मान लीजिए इसके बाद अगर आगे और रुपया न आए तो हिसाब किताब हम कैसे सेटल करते, मैक्सिमम पॉसिबल लॉस क्या हो सकता है। खराब से खराब स्थिति में यह है कि अब आगे 1 रुपया भी नहीं आया, तो अब हमारे हाथ में 1200 रुपए है, देने हमें 24,000 रुपए, 22,800 रुपए का लॉस होगा, और 22,800 रुपए का लॉस मैक्सिमम पॉसिबल लॉस है, इससे ज्यादा लॉस नहीं हो सकता। ये लॉस अगर अभी इनमें बांट दें और उस हिसाब से आज ही की तारीख में हम अकाउंट सेटल कर रहे हैं, ये मान के चले चलो जी आगे रुपया आएगा तब की तब देखेंगे, अभी की बात करो। तब देखो अभी पोजीशन हमारे सामने की क्या है, कलेक्शन कितना आपके पास? 1200। पेमेंट कितना करना है? तो इसका मतलब मैक्सिमम पॉसिबल लॉस अगर हम देखें तो कितना है? 22,800 रुपए का लॉस। और ये 22,800 रुपए का लॉस तीनों पार्टनर में बांटो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। बता बताओ कौन से रेशियो में बांटा बच्चों? चलो तो बताओ इसके 9,600 में से इसको 11,400 रुपए का लॉस उठाना पड़ेगा। तो देखो इसका कैपिटल अकाउंट आ गया नेगेटिव, उतनी कैपिटल ही नहीं है। सिमिलरली इसके कैपिटल में 6,000 है, लॉस जाना 6,840, अगेन इसका भी कैपिटल आ गया नेगेटिव। ये वो वाली बात होगी, याद करो अभी इंसॉल्वेंसी में मैंने बताया था किसी पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में डेफिशिएंसी आ गई, आपको दोनों के कैपिटल अकाउंट में डेफिशिएंसी आ गई, और इसके अकाउंट में अभी भी 3480 पॉजिटिव है, 340 सॉरी। देखिए सुनो, यहां तो दो पार्टनर के अकाउंट में कैपिटल अकाउंट में नेगेटिव बैलेंसेस आ गए, मतलब डेफिशिएंसी आ गई। मान लो एक ही में डेफिशिएंसी आती, मान लो थोड़ी देर के लिए,
अभी जो पार्टनर लोगों के कैपिटल अकाउंट की डेफिशिएंसी है, उसको जो बच्चे हुए पार्टनर बियर अप करेंगे कौन से रेशो में? कैपिटल रेशो में। कौन से रेशो में बेटा? कैपिटल रेशो में। चलो बोलो जी, यहां पर कैपिटल नेगेटिव है, यहां कैपिटल नेगेटिव है, ये डेफिसिट बियर अप कौन करेगा? सी। और डेफिशिएंसी ऑफ ए एंड बी विल बी शेयर बाय सी। देखो 1800 की डेफिशिएंसी और 840 की डेफिशिएंसी बियर अप ये करेगा, देखो 1800 और 840 इसके अकाउंट से माइनस होंगे। करके देखो बेटा वर्किंग। अपन तो मान के चले ये हमारे पास फुल एंड फाइनल है, इसके अलावा आप आना नहीं है। और कैपिटल अकाउंट में डेफिसिट है तो बच्चे पार्टनर कौन से रेशो बांटेंगे? कैपिटल रेशो में। चलो तब इसके अकाउंट का बैलेंस कितना आएगा? देखो जी 0 0 और यहां आखिरी में उतना ही अमाउंट आ जाएगा जितना अपने हाथ में है। बोलो जी अपने हाथ में कितना है? अरे 1200 ही आएगा, वो पे कर दो। बीच में इतनी सारी वर्किंग हमने की ना, ये वर्किंग ये सोच के कि बच्चों कि हमारे हाथ में 1200 है, देने 24,000 है, मान लो जी अब आगे रुपया नहीं आए भविष्य में, तो आज की तारीख में हिसाब किताब को सेटल करें तो मैक्सिमम पॉसिबल लॉस क्या होगा, उस मैक्सिमम पॉसिबल लॉस के बेसिस पे हम हिसाब किताब को यहां पर सेटल डाउन कर रहे हैं। ओके बेटा, बच्चों क्लियर? चलो देखो अब वापस से आप निकालो बैलेंसेस ड्यू। बोलो स्पाउस का लोन कितना? 0। वेरी गुड। पार्टनर का लोन कितना? 0। अच्छा ए को 9,600 देने थे, अभी कुछ दिए क्या? नहीं। बी को 6,000 देने थे, कुछ दिए क्या? नहीं। सी को कितने देने थे? 8,400। कितने दिए? 1,200। तो कितने देने बचे? 7,200। अब कैसे वर्किंग करोगे बेटा वो देखो यार। यमन यहां पे क्लियर बेटा? आवाज प्रॉपर नहीं आ रही क्या बेटा? एक बार चेक कर लो, एक बार चेक कर लो बेटा। कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई भी उदय हो। चलो प्रॉपर है, परफेक्ट है बेटा। ऑनलाइन वाले बच्चों ध्यान दे रहे बेटा, परफेक्ट है बच्चों। टेक्निकल टीम चेक कर लिया इधर बच्चों? चलो आगे बढ़े। अब देखिए अब हमारे सामने सिचुएशन क्या आती है? पार्टनर ए को देने 9600, बी को देने 6000, सी को देने 7200। ये इनके कैपिटल अकाउंट के बैलेंसेस है। रियलाइजेशन फ्रॉम स्टॉक चेक करो बेटा, क्वेश्चन में स्टॉक से कितना रियलाइजेशन आया? स्टॉक से हमारे पास कलेक्शन आया 4,000 और ये बेटा लास्ट कलेक्शन है। अच्छा अगर मान लो आपके पास ओपनिंग में बैंक बैलेंस कुछ होता, मान लीजिए 1,000 रुपए बैंक बैलेंस था और वो आपने रख लिया था रियलाइजेशन एक्सपेंसेस के नाम पे, सपोज करें उस 1,000 में से रियलाइजेशन एक्सपेंसेस सपोज करें 900 रुपए के हुए, तो 100 रुपए बच गए, तो वो 100 रुपए भी इसमें जोड़ के हम बांटेंगे क्योंकि तो लास्ट स्टेज पे आ गए। जैसे मान लीजिए हमारे पास ओपनिंग बैलेंस था बेटा 1,000 रुपए, हमने रियलाइजेशन एक्सपेंसेस के नाम पे उसको अपने पास सेट असाइड करके रखा था, बांटा नहीं था। बाद में चूंकि अब तो हम लास्ट स्टेज पे आ गए, रियलाइजेशन एक्चुअल एक्सपेंसेस 900 हो गए, 100 रुपए बच गए, तो जो बच गए उसको बांटना पड़ेगा ना यार, तो लास्ट डिस्ट्रीब्यूशन के साथ जोड़ के बांटो उसको।
ओके बेटा, अब देखो जी कैसे हम डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे लास्ट इंस्टॉलमेंट का, वो देखिएगा। आपके पास कलेक्शन है 4000, तीनों पार्टनर के बीच में आपको बांटना है 22,800। कितने बांटने बेटा? और मान के चले यही फुल एंड फाइनल सेटलमेंट है, तो ऐसे केस में मैक्सिमम पॉसिबल लॉस कितना हो जाएगा? बोलो बेटा, क्योंकि हमारे हाथ में 4,000 ही है और हम मान के चल रहे अब कुछ नहीं आएगा, तो ऐसे केस में कैलकुलेशन करिए बच्चों, कितना आया? 18,800 रुपए का लॉस। और 18,800 रुपए के लॉस को हम तीनों पार्टनर में बांटेंगे उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। ये मान के चल एक तरह से रियलाइजेशन लॉस है, याद करो बेटा, रियलाइजेशन लॉस को हम प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में बांटते हैं। ओके, ये आपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में बांटा, तो आप देखिए इस बंदे को देने थे 9600, 9400 का लॉस, तो बैलेंस बचा यहां 200, यहां बैलेंस बचा 360, यहां बैलेंस बचा 3440। अगर मान लो ये लॉस बांटते और किसी पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में माइनस आ जाता, मतलब कैपिटल अकाउंट में डेफिसिट आ जाती, तो उस कैपिटल अकाउंट की डेफिसिट को बचे हुए पार्टनर बियर अप करते कौन से रेशो में? कैपिटल रेशो। वेरी गुड, पक्का बेटा? चलो यहां तक इस तरह से कुछ नेगेटिव नहीं है, तो कोई बात नहीं, इस बंदे को हम 200 रुपए दे देंगे, इस बंदे को 360 रुपए दे देंगे, इस बंदे को 3440 दे देंगे। पक्का बेटा? और इतना अमाउंट जब हम पे कर देंगे, बैलेंस आप निकाल देंगे, तो बाकी जो बैलेंस दिखेगा ये अब हम पार्टनर लोगों को दे नहीं पाएंगे। क्यों? क्योंकि पार्टनर ए को देने थे 9600, आपने 200 दिए, 9400 अब कभी हम दे नहीं पाएंगे। सिमिलरली बी को भी 5640 कभी दे नहीं पाएंगे, सिमिलरली सी को भी 3760 दे नहीं पाएंगे। और ये दे नहीं पाएंगे तो ये एक तरीके से रियलाइजेशन लॉस है। अगर आप रियलाइजेशन अकाउंट भी बनाओगे ना, तो ये आपके सामने रियलाइजेशन लॉस ही निकल के आएगा। नट शेल में अगर हम बात करें तो हमने हर बंटवारे के साथ ये सोच के चले कि साहब यही फुल एंड फाइनल बंटवारा है। बराबर बेटा? कंसेप्ट क्लियर? अच्छा, अब आप एक काम और कर सकते हैं, एग्जामिनर आपसे अगर समरी मांगे तो आप एक स्टेटमेंट बना सकते हैं, स्टेटमेंट ऑफ फाइनल पेमेंट। आपने कितना कितना पेमेंट किस किस को क्या, उसकी एक समरी बना सकते हैं, डिमांड हो तो, क्वेश्चन की नीड हो तो। देखो जी, एक तो था हमारे सामने स्पाउस लोन, एक था पार्टनर लोन, एक पार्टनर ए, बी और सी। चलो क्वेश्चन में देख के बताओ बेटा, सबसे पहला रियलाइजेशन हुआ था इन्वेस्टमेंट से 1000। बताओ बेटा वो 1000 किसको दे दिए थे हमने? स्पाउस लोन। फिर फर्नीचर को बेचने से आए थे 2000। बोलो बेटा वो 2000 कैसे बांटे थे? 1000 स्पाउस को और 1000 पार्टनर लोन। फिर तीसरे रियलाइजेशन में मशीन को बेचने से आपके पास 1200 आए थे। चेक करिए बेटा, वो 1200 रुपये पूरा पूरा हमने किसको दिया था? पार्टनर सी को। देन लास्ट रियलाइजेशन आपके पास 4000 रुपये आया था स्टॉक से। किससे बेटा? और स्टॉक से जो अमाउंट था हमने 200 रुपए इनको दिए, 360 इनको दिए, 3440 इनको दिए। तो ऊपर जो मैंने डिस्ट्रीब्यूशन किया, पेमेंट किया, बस मैंने उसकी एक समरी बना ली। तो इससे शो हो जाता है कि सभी हमारे पास टोटल इतना कलेक्शन था, इसमें से 2000 स्पाउस लोन, 1000 पार्टनर लोन, और ये अमाउंट हमने पार्टनर लोगों के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करा। बोलिए बेटा, क्या है तक सब बच्चों को क्लियर?
चलो बताओ मेरे को वापस से फटाफट बता। पीस मिल डिस्ट्रीब्यूशन में सबसे पहले हमने कौन सी मेथड डिस्कस की बच्चों? मैक्सिमम पॉसिबल लॉस मेथड। और मैक्सिमम पॉसिबल लॉस मेथड में क्या मान के चलोगे कि साहब पहले तो एक्सटर्नल लायबिलिटी को पे कर दो, स्पाउस लोन पे कर दो, पार्टनर लोन पे कर दो, और जब कैपिटल को चुकाने की बारी आएगी तो जो भी पैसा हमारे हाथ में, ये मान लीजिए कि यही फुल एंड फाइनल है, और यही अगर फुल एंड फाइनल है तो उसी को आप बांट दो, और उसी को जब बांटने जाएंगे तो लॉस आएगा, लेकिन उस लॉस को किसके बीच में बटाया जाएगा? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। बोल पड़ा इतना सब बच्चों को क्लियर? मेरे हिसाब से इस चैप्टर के अंदर एक ही कंसेप्ट बचा है। चलो मॉड्यूल का इलस्ट्रेशन नंबर 7 निकालो, और उसमें एक नया कंसेप्ट और में समझाने जा रहा हूं। piecemeal distribution of cash and bank। केवल ठीक है। हाँ देखो, पीसमेल डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर हमने सबसे पहले मेथड नंबर 1 में किया था मैक्सिमम पॉसिबल लॉस मेथड। अब जो मैक्सिमम पॉसिबल लॉस मेथड के अंदर हर एक डिस्ट्रीब्यूशन के साथ आपको यह सोचना पड़ जाता है कि साहब यही मैक्सिमम लॉस और यही हमारे पास फुल एंड फाइनल कलेक्शन, इसके अलावा कलेक्शन नहीं आएगा। ऐसे केस में आपको बार बार मैक्सिमम पॉसिबल लॉस उसको प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांटना, किसी पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में नेगेटिव बैलेंस आए तो उसकी कैपिटल अकाउंट के डेफिसिट को कैपिटल रेशियो में बचे हुए पार्टनर को बांटना, बहुत बार का रिपीटेटिवली आपको कैलकुलेशन करना पड़ता है, जो टाइम कंज्यूमिंग होता है। अगर आपको टाइम बचाना है तो आप सेकेंड मेथड भी अप्लाई कर सकते हैं, जिसका नाम बनता है हाईएस्ट रिलेटिव कैपिटल मेथड। और क्वेश्चन मेंशन करेगा, यश क्वेश्चन मेंशन करेगा हाईएस्ट रिलेटिव कैपिटल मेथड। इसको एक और नाम देते बेटा, प्रोपोर्शनेट कैपिटल मेथड। ये हाईएस्ट रिलेटिव कैपिटल मेथड या प्रोपोर्शनेट कैपिटल मेथड में कैसे काम होगा जरा ध्यान से देखना। जैसे एक एग्जांपल में लेके चल रहा हूं, मेथड नंबर सेकंड हाईएस्ट रिलेटिव कैपिटल मेथड या प्रोपोर्शनेट कैपिटल मेथड। चलो जी, आपके सामने क्रेडिटर है, आपके सामने बैंक लोन है। देखो दो मैंने एक्सटर्नल लायबिलिटी रख दी, क्रेडिटर 30,000, बैंक लोन 20,000। अच्छा, एक का भी पार्टनर का भी लोन है 10,000। और बताओ जी, तीनों पार्टनर की कैपिटल दी 80,000, 80,000, 50,000। ठीक है, चलो देखो डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से करेंगे बेटा वो समझो। फर्स्ट रियलाइजेशन, मतलब आपके पास कलेक्शन है 20,000, कैश और बैंक बैलेंस है तो उसको भी जोड़ लेना, और कुछ अमाउंट आपको रियलाइजेशन एक्सपेंसेस के नाम पे सेट असाइड करने के लिए कहा हो तो उसको अलग कर लेना। चलिए, आपके पास कलेक्शन है 20,000 का। सबसे पहले एक्सटर्नल लायबिलिटी को पे करिए। यवन बताओ बेटा, एक्सटर्नल लायबिलिटी कितनी बच्चों? दो है बेटा, क्रेडिटर भी और बैंक लोन भी है। और मैंने इंटेंशनली ऐसा क्वेश्चन लिया जहां क्रेडिटर बैंक लोन दोनों। अगर आपको समय बचाना तो आप दोनों को एक साथ भी कर सकते हो, एक ही साथ लिख के एक्सटर्नल लायबिलिटी एक साथ कर सकते हो। और अलग अलग कर रहे हो तो फिर क्या करोगे वो देखो, अलग अलग कर रहे हो ना तो फिर ऐसे केस में इनके अमाउंट के रेशियो में बांटो। इनका अमाउंट का रेशियो क्या होगा? 3:2। तो 20,000 को 3:2 में बांटो, 12,000, 8,000। ये 12,000 और 8,000 हमने बांटा। चलो जी, अब मेरे पास बैलेंसेस आउटस्टैंडिंग निकल के आ जाए 18,000, 12,000, 10,000, 80,000, 80,000 और 50,000। ठीक है, चलो अब मैं बात करने जा रहा हूं सेकेंड रियलाइजेशन। सुनना बेटा ध्यान से बच्चों, यश ध्यान से सुनो बेटा, कृष्णा वर्किंग
मेरे को फटाफट बताते जाना। हाँ, सेकेंड रियलाइजेशन, कलेक्शन हुआ 35,000 रुपए का, तो सबसे पहले तो एक्सटर्नल लाइबिलिटी को पे करो। और एक्सटर्नल लाइबिलिटी में देखो, यहां पे लाइबिलिटी थी आपके सामने 18,000, यहां 12,000, तो 18,000 12,000 तो एक्सटर्नल लाइबिलिटी को दे दो। ये दे दिया जी मैंने एक्सटर्नल लाइबिलिटी को। चलो अब मेरे पास बचा 5,000। पार्टनर कैपिटल में बाद में जाएंगे, पहले लोन अकाउंट में दो। ये पार्टनर लोन में दे दी मैंने 5,000, 18,000 इधर, 12,000 इधर, 5,000 इधर। बैलेंसेस निकालेंगे तो देखो जी, क्रेडिटर खत्म हो चुके हैं, बैंक लोन खत्म हो चुके हैं, एज लोन बचा 5,000। अच्छा, ये ए की कैपिटल, ये बी की कैपिटल, ये सी की कैपिटल, नहीं है ना बेटा पैसा इतना, तो बांट दिया ना बेटा, 18 और 12 बांट दिया ना बेटा, है ना, 5,000 ही बचे थे इसलिए बेटा। कोई बात नहीं, होता है बेटा ऐसा, नहीं नहीं होता है ना, मैं समझ रहा हूं। चलो आगे बढ़े बेटा। देखो जी, अब अगला कलेक्शन आपके पास आया 45,000 का, तो पहले तो आप ए के लोन का पेमेंट कर दीजिए। कर दिया बच्चों, और ए के लोन का पेमेंट करने के बाद आपके पास बैलेंस कितना बच गया, 40,000। चलो अब यहां से झगड़ा स्टार्ट हो जाएगा, और अब इस झगड़े को बहुत शांति से निपटाना बेटा, आप लोग झगड़ने चालू कर देना। यश सुनना बेटा जरा ध्यान से, यश कृष्णा सुनो बेटा, अब आप झगड़ना मत चालू करना। हाँ बच्चों, अपने पास बचे 40,000 और बांटना तीनों पार्टनर के बीच में। मैक्सिमम पॉसिबल लॉस मेथड के अंदर तो हम क्या मान के चलते थे कि ये 40,000 मेरे पास फुल एंड फाइनल है, इसी को बांट दो। तो इसी केस में पॉसिबल लॉस क्या होगा, आगे कोई कलेक्शन होना नहीं, ये मानते थे। और उसमें किसी एक आधी पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में डेफिसिट आ जाती थी, उस डेफिसिट को बचे हुए पार्टनर बांटते थे कैपिटल रेशियो में। अब ये प्रॉब्लम आती क्यों थी पता है, ये प्रॉब्लम बेटा इसलिए आती थी क्योंकि तीनों पार्टनर की कैपिटल उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में नहीं होती। कभी कभी जैसे इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या दिया था बेटा, 3:2:1। अगर इनकी कैपिटल भी 3:2:1 में होती ना, तो वो जो बार बार मैक्सिमम पॉसिबल लॉस में अपने को मेहनत करनी पड़ती, वो नहीं करनी पड़ती। ये तो होता क्या है, 3:2:1 इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, तो कैपिटल भी इसी रेशियो में होनी चाहिए। अब दिक्कत क्या थी, एक आधी पार्टनर ने अपनी कैपिटल ज्यादा कंट्रीब्यूट करके रखी है, तो पहले जिसने ज्यादा कंट्रीब्यूट करके रखी ना, पहले उसका निपटान करो। अब इसके लिए हम करेंगे बेटा, वर्किंग नोट में ले जाके कैपिटल एडजस्टमेंट एक बार का वर्किंग कर लेंगे, एक बार का चार्ट बना लेंगे और उसके बेसिस पे पेमेंट करेंगे। देखो कैसे, वापस से आ जाओ बेटा, यहां तक तो आप मेथड 1 से करो या 2 से करो, सेम है। अब यहां में एक सिंपल का एक बार का वर्किंग बना लूंगा और उससे आगे एक जैसा क्वेश्चन चलेगा। मेरे हाथ में 40,000 है और मेरे को तीनों पार्टनर की कैपिटल देनी है, तो पहले हम देखते हैं कैपिटल एडजस्टमेंट की कौन सा पार्टनर कैपिटल के प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के प्रोपोर्शन में ज्यादा कैपिटल लाके दिया, एक्सेस कैपिटल लाके दिया। अब एक्सेस कैपिटल देखो जी निकालने जा रहे हैं। हेडिंग दिया बेटा मैंने, एनालिसिस ऑफ प्रोपोर्शनेट कैपिटल। आगे ठीक है, बस 5 मिनट। चलो जी, तीनों पार्टनर हमारे सामने, पार्टनर एबीसी, ये तीनों की कैपिटल आपके पास है, तीनों का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है बराबर बेटा। चलो जी, अब हम क्या काम करेंगे, ये बंदा 80,000 रुपए कैपिटल लेके आया 3 हिस्से के लिए, तो एक हिस्से के लिए इसकी कैपिटल है 26,666। ये बंदा 80,000 रुपए लेके आया 2 हिस्से के लिए, तो एक हिस्से के लिए कैपिटल है 40,000। ये बंदा 50,000 रुपए लाया एक हिस्से के लिए, तो एक हिस्से के लिए इस बंदे की कैपिटल कितनी है, 50,000। वन पार्ट के लिए जो बंदा ज्यादा कैपिटल लेके आया उसको लो। बताओ बता, कौन बंदा ज्यादा कैपिटल लेके आया, सी। तो पहले सी को पाने का हक है, समझे आप बराबर।
पहले पैसा किसको पाने का हक है? सी को। अब कितना पाने का हक है ये कैसे निकालेंगे? तो सबसे बढ़िया तरीका, जो बंदा एक हिस्से के लिए सबसे कम लाया है उसकी कैपिटल को बेस लेके हम इनकी आइडियल कैपिटल, ऑप्टिमम कैपिटल शुड भी निकालेंगे। देखो ए एक हिस्से के लिए सबसे कम लेके आया था 26,666। तब हम कैपिटल निकाल लेते हैं। इस बंदे की कैपिटल 26,666 मल्टीप्लाई बाय 3 80,000 होनी चाहिए। इसकी कैपिटल 53,333, इसकी कैपिटल 26,666। ये बंदा कितने लेके आया वो देखिए। कैपिटल 80 होनी चाहिए, 80 है, कोई एक्सेस नहीं। इस बंदे की कैपिटल 80 है, होनी कितनी चाहिए थी? 53,333। तो ये इसकी एक्सेस कैपिटल है, बराबर बेटा। इसी तरह से 50,000 चाहिए, 26,666 होनी चाहिए, जो 50,000 है। इस बंदी की 23,333 एक्सेस है। तो जितनी एक्सेस है बोलो जी, टोटल मिला के 50,000 एक्सेस है। समझे बेटा? आप बताओ आपके पास बैलेंस कितना बढ़ा? 40,000 बढ़ाओ। कायदे से पहले 50,000 इन दोनों में बांटो और फिर बचाओ प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। लेकिन मेरे पास तो अभी 40,000 ही है, तो 40 भी दोनों में से किसको देंगे? तो इन दोनों में से भी किसकी कैपिटल एक्सेस है वो निकालेंगे। और वो कैसे निकालेंगे? देखो, ये बंदे का एक्सेस था 26,666 दो हिस्से के लिए, और ये बंदे का 23,333 एक हिस्से के लिए। तो बताओ जी, एक हिस्से के लिए लाया था 13,333, इसका 23,333। एक्सेस में भी एक्सेस देख रहे। बताओ जी, दोनों में से कम इसके पास है, बस अब इसको बेस बना दो। 13,333 मल्टीप्लाई बाय 2 तो बनेगा 26,666। ये बनेगा 13,333। चलो, इसका एक्सेस इतना है, होना इतना चाहिए, मतलब इसका एक्सेस बराबर है। इसका एक्सेस 23,333 है, होना कितना चाहिए? 13,333। कितना ज्यादा? तो पहले 10,000 रुपए इसको मिलना चाहिए। किसको बताओ? सी को। अब तो फॉर्मेट बना देंगे हम। पहले 10,000 सी को, बराबर बताओ। अच्छा, इधर कितने आए थे? 50 आए थे ना। 50 से बोलो 10 हमने नीचे दे दिए, तो बचे कितने? 40। नहीं बेटा, नहीं बच्चा, यदि अपन एक्सेस का कैलकुलेशन करें देंगे तो अभी वो टेबल के अंदर 50 एक्सेस में से पहले 10 सी को मिलेंगे, पहले 40 तक बी और सी को मिलेंगे। तो पहले 10 सी को, फिर 40 बी और सी को। टोटल कितने हो गए बेटा? वो 50 से अब जितना आएगा वो तीनों में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। यार, सबसे पहले 10,000 हमने किसको दे दिए? सी को। बचे 30, ये दोनों में बांट दिए प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। बोलो, 10 बढ़ गए, 30 और बढ़ गए, 50,000 तक अपने को चलना है। तो अगले कलेक्शन में 10,000 इन दोनों में बांटेंगे, इनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। बोलो, टोटल 50,000 रुपए बढ़ गए। उसके बाद का जो भी कलेक्शन है तीनों में बांटते जाओ प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, कोई दिक्कत नहीं आई। चलो, यहां तक वैसे मैंने बेटा इस मेथड से रिलेटेड सारे कंसेप्ट यहां पर कवर करा दिए हैं। बाकी अपन कल के लेक्चर में बात करते हैं। तब तक सब बच्चों को धन्यवाद। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।